ये पीपीटी आपको शेयर हो रहा है? हो रहा है। हेलो। ओके ओके हो रहा है। ओके ओके ठीक है। तो आज हम लोग रेलवे में जो स्टोर्स का रोल है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। स्टोर प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। देखिए, स्टोर्स जो है उसको एक एक का बड़ा डिपार्टमेंट है रेलवे में। और इससे हम लोग जो भी मटेरियल रेलवे में यूज होता है दैट इज परचेज्ड थ्रू दिस डिपार्टमेंट। और इसके थ्रू कंप्लीट प्रोक्योरमेंट होता है, फिर उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कंसाइनीज तक पहुंचाने का काम भी स्टोर का है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को, मटेरियल को यूज कर लेते हो, जब उसकी कोडल लाइफ फिनिश हो जाती है या वो आपके प्राइमरी जो आपका मोटिव था उसका काम फिनिश हो जाता है, तो आप उसको स्क्रैप करते हो। क्या करते हो? स्क्रैप करते हो। उस तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टोर की है। तो परचेज से लेकर और फाइनल उसको डिस्ट्रॉय या डिस्पोजल तक की जिम्मेदारी जो है वो स्टोर पर है। ठीक है, तो स्टोर के कुछ प्रोसीजर्स हैं उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोर प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस के नाम पर आज का जो टॉपिक है, मैं आपको कुछ पीपीटी यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये ये सब हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले मैं पीपीटी के काफी आगे जा रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट आपको आइडिया है कि क्या है, हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हाँ, तो ये आप देख लो। हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टोर्स। टाइप ऑफ स्टोर्स में स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम्स नाम सुना होगा आपने। स्टॉक आइटम होता है, कुछ नॉन स्टॉक आइटम होता है। ठीक है। अब कौन सा आइटम आपका स्टॉक आइटम होगा, कौन सा आइटम आपका नॉन स्टॉक आइटम होगा, उसका क्लियर डिस्क्रिप्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। थर्ड टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एबीसी एनालिसिस। ये एनालिसिस एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस होती है। चाहे आप रेलवे का स्टोर हैंडल कर रहे हो या मिलिट्री का स्टोर हैंडल कर रहे हो या डीमार्ट जैसी जो कंपनीज हैं जो स्टोर चलाती हैं, अगर वहां पर भी आप स्टोर हैंडल कर रहे हो तो एबीसी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे क्या होता है, जो आपका पैसा है, मनी है, लिक्विडेटेड अमाउंट है, ठीक है, उस पर एक बढ़िया कंट्रोल आता है कि भाई आप अननेसेसरी परचेज ना करो। अननेसेसरी आपका पैसा जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो उसके लिए हम एबीसी एनालिसिस अपने पढ़ेंगे, समझेंगे इसको। फोर्थ टॉपिक है इंडेंट। इंडेंट का मतलब होता है मांग पत्र। कैसे आप, सपोज एक यूजर डिपार्टमेंट हो, आप स्टोर्स को कैसे अप्रोच करोगी, भाई मुझे ये पर्टिकुलर आइटम चाहिए। ठीक है। तो मांग पत्र बनाना होता है, कई बार 3/4 वॉइस में बनाना होता है, और वो आप फिर फॉरवर्ड करते हो किसको? स्टोर को। और बाद में आपको स्टोर मिलता है, स्टोर में जो भी मटेरियल आप चाहते हो वो मिलता है, रिक्वायर्ड मटेरियल। ठीक है। उसके बाद आता है, फिफ्थ टॉपिक है डीटीआर एंड डीटीआई। डीटीआर का मतलब होता है डेपो ट्रांसफर रिसीट। एक डेपो से, सपोज आप एग्जांपल लेते हैं कि आपका एक छोटा सा स्टोर है पालनपुर में, ठीक है, और एक दूसरा स्टोर है सपोज साबरमती में। आप दोनों लोग, सपोज कोई मटेरियल है जो साबरमती के पास है और आपको चाहिए, कहाँ पर चाहिए? पालनपुर में चाहिए। तो आप कैसे, कौन कौन से विधि से आप उसको उनसे ले सकते हो। और दूसरा एक, तो इसमें दो टॉपिक्स आएंगे, डीटीआर डेपो ट्रांसफर रिसीट, और दूसरा है डेपो ट्रांसफर इशू, डीटीआई। एंड उसके बाद सिक्स टॉपिक है इसमें डीएस डीएस8। डीएस8 का मतलब होता है कि जब मटेरियल आपने यूज कर लिया, अब वो आपके फर्दर किसी काम के लिए जो प्राइमरी यूज था वो फुलफिल हो चुका है, अब आपका, आपके लिए ये मटेरियल नो मोर रिक्वायर्ड है, तो आप उसका, आप ऐसे तो उसको फेंक नहीं सकते, आपको उसको स्टोर को वापस करना पड़ेगा। और स्टोर को आप जब वापस करोगे तो एक प्रॉपर फॉर्मेट में करोगे, उसका एक फॉर्म नंबर आता है, वो सारा हम डिटेल में देखेंगे कैसे करना है, कैसे डीएसएट बनाना है, कैसे अप्रूवल लेना है, कैसे स्टोर डीएसएट स्टोर को जमा कराना है। ठीक है। और उसके बाद आपको टैली, आपके टैली बुक से कैसे माइनस करना है, ये सब सारी चीजें हम डीएसएट 8 में देखेंगे, डीएस8 में देखेंगे। ठीक है। उसके बाद एक चीज होती है स्टॉक शीट। जब भी आप
क्या होता है जब हम स्टोर मैनेज करते हैं अपने एंड पर, कंसाइनी एंड पर, तो कुछ आइटम्स तो आप अपने यहाँ रख लेते हैं और उसको रखते ऐसे हैं, ठीक है, फिजिकल मटेरियल इज ओके, बट उस सभी फिजिकल मटेरियल को हम एक टैली बुक में मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब उस टैली बुक में जितना मटेरियल आपने मेंशन किया हुआ है, सपोज एक्स टाइप का मटेरियल है एक्स, अब एक्स की कितनी क्वांटिटी है, कब लिया, वो सारा आप डिटेल रखते हो, और उस एक्स में से आपने कितना कितना किस सेक्शन में यूज किया, वो सारा डिटेल आप रखते हो, और उसमें आप फर्दर माइनस 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 करते चले जाते हो। तो क्या होता है, ये जो मटेरियल है वो फाइनल आपका जो ग्राउंड बैलेंस है, एट एट एनी टाइम द ग्राउंड बैलेंस मस्ट बी इक्वल टू द मटेरियल अवेलेबल इन द टैली बुक, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी टाइम में कोई डिस्क्रिपेंसी हुई, डिस्क्रिपेंसी का मतलब सपोज सपोज कहीं पर कुछ चोरी हो गई, कोई चीज टूट गया, मतलब एनीथिंग कुड बी हैपन, तो उसमें क्या होता है, अच्छा जब आप क्या इसका अकाउंट वेरिफिकेशन कराते हो, अकाउंट एक अलग डिपार्टमेंट है रेलवे में, जो जिसमें लोग होते हैं आईएसए, सीनियर आईएसए होते हैं, इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे स्टोर्स, वो लोग आपके स्टॉक को चेक करते हैं। जस्ट एक मिनट, हाँ जस्ट 1 मिनट। हाँ सर। अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं, सबको समझ गया मैं। ठीक है सर, ठीक है, समझ गया, समझ गया, समझ गया। नहीं, कोई 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 बात नहीं, हाँ, क्या जो करता है, भी ठीक है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कैसी बात कर रहे हैं। ठीक है सर, वो हम अब नहीं, उनको बोलने की जरूरत नहीं, हम मैनेज करेंगे। ठीक है सर। हाँ हाँ। नहीं, 4.5 रखें, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। अरे कुछ नहीं, ये लोग वहां से मैं बताता हूँ साहब, अभी ये ना, ये जरा सिग्नल के लेक्चर में था मैं। हाँ प्लीज आता है। हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अकाउंट से को बुला के एक वेरिफिकेशन करवाते हैं, और वहां से अगर एक स्टॉक शीट वो लोग भरते हैं, ठीक है, कि स्टॉक बराबर है, ग्राउंड बैलेंस और आपका बुक बैलेंस टैली हो रहा है, ठीक है। तो उसको वो लोग उस शीट पर भरते हैं, ठीक है। तो स्टॉक शीट कैसे बनवाना है, ठीक है, वो हम यहाँ सीखेंगे। और आफ्टर दैट टैली बुक होती है आपकी, उसको कैसे मेंटेन करना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो इन 8 टॉपिक्स में आपका डिटेल अपने रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम्स, स्टॉक एंड नॉन स्टॉक आइटम्स, ठीक है। ऑल मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल्स हैं, आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी। जितने भी मटेरियल्स हैं उनको हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, पहला है स्टॉक और दूसरा नॉन स्टॉक। ये आपको एक याद रहना चाहिए कि स्टॉक आइटम क्या है, नॉन स्टॉक आइटम क्या है, ठीक है। अब क्या डेफिनेशन है, कैसे हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, कैसे नॉन स्टॉक आइटम बनाएंगे, ठीक है, उसको समझते हैं। स्टॉक आइटम जो होता है, ठीक है, द स्टॉक आइटम्स आर दोज आइटम्स, stock items are those items for which there is regular demand,
ऐसे आइटम्स, ठीक है, ऐसे आइटम्स जिनका रेगुलर डिमांड होता है, जैसे पर्टिकुलर कोई एक केबल है, ठीक है, एक डेटा केबल है, या पर्टिकुलर अब दूसरा कोई आइटम ले लो, ठीक है, जैसे रेलवे में नेट बोर्ड है, ठीक है, रेलवे लाइन है, तो इनकी क्या होती है, रेगुलर डिमांड होती है, ठीक है। तो ऐसे आइटम आपको पता है कि भाई आज भी यूज होना है, कल भी यूज होना है, और हर महीने एक फिक्स्ड क्वांटिटी, लंप सम फिक्स, हाँ बिल्कुल कंफर्म नहीं बता पाओगे आप, लेकिन एक उसकी लगातार डिमांड जनरेट होती जाती है। जैसे जनरल मार्केट में बात करें हम, एक सोप है, सोप की आपको पता है कि जैसे मैं एक शॉपकीपर हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि सोप सोप की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, उस सोप को अपने पास रखूंगा, स्टॉक में रखूंगा, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई इसके कस्टमर आने ही वाले हैं, तो ऐसे ही रेलवे में ऐसे आइटम्स जिनका डिमांड रेगुलर है, इंपॉर्टेंट वर्ड इज रेगुलर, ठीक है, और उनका रेगुलर ड्रॉल हो रहा है, उसको ड्रॉ कर रहे हो आप लगातार, हाँ, यूज कर रहे हो और कंजम्पशन कर रहे हो, ठीक है, ऐसे को हम क्या करते हैं, स्टॉक आइटम बनाते हैं। मैं फिर से एक पहली वाली हाईलाइट बुलेट पढ़ता हूँ। द स्टॉक आइटम्स आर दोज आइटम्स फॉर विच देयर इज अ रेगुलर डिमांड, देयर इज रेगुलर डिमांड, रेगुलर ड्रॉल और कंजम्पशन, उनको विड्रॉ भी करना है, ऐसा नहीं कि हमने स्टोर ने परचेज करके रख दिया और आप फिर उसको यूज नहीं कर रहे हो, मांग नहीं रहे हो, ठीक है, उसका ड्रॉल भी होना चाहिए, ट्रैवल भी होना चाहिए, मतलब आपको इशू करवाना ही करवाना है, और कंज्यूम भी करना है आपको, ठीक है। एंड देयर इज अ रेगुलर रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, आप उसको मांग पत्र के थ्रू आप उसको हर तिमाही पर में, छमाही में आप उसको मांग रहे हो, 3 मंथ क्वार्टरली डिमांड करते हैं हम लोग, ठीक है, मंथली डिमांड होता है, ठीक है। अब स्टॉक आइटम के बारे में दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1,80,000 सच आइटम पूरे रेलवे में, इंडियन रेलवे में 1,80,000 अलग अलग टाइप के आइटम्स होते हैं जिनका रेलवे स्टॉक करके रखती है, ठीक है। और ये किस नेचर के होते हैं, ये रेगुलर यूज के नेचर के होते हैं, जिनका रेगुलर ट्रैवल होता है, रेगुलर कंजम्पशन होता है, और रेगुलर इक्विपमेंट बनता है, ठीक है। कितने अलग अलग टाइप के आइटम्स हैं, 1,80,000 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हैं, ठीक है। अब वो इंजीनियरिंग से जुड़ा हो सकता है, वो मैकेनिकल से जुड़ा हो सकता है, वो एसएनटी का आइटम हो सकता है, और या वो किसी जनरल पर्पस का भी हो सकता है, कॉमर्शियल और दूसरे भी डिपार्टमेंट्स का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का हो सकता है, ठीक है। There are approximately 1,80,000 such items all over the railways, stocked in 259 stores depot. कितने stocked in 259, 259 stores depot में वो स्टॉक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको आइडिया आ गया कि स्टोर डिपार्टमेंट में जो बड़े स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, वो कितने हैं, 259 स्टोर्स हैं पूरे इंडियन रेलवे में, ठीक है। जैसे आपका एक स्टोर साबरमती में है, ठीक है, काफी लोगों ने विजिट किया होगा, साबरमती में जनरल स्टोर है, ठीक है। तो 259 सच स्टोर्स आर देयर, ठीक है। टू गिव दिस टू गिव दिस सर्विस, अब सर्विस में क्या क्या है, आपको वहां से मटेरियल मिलेगा, ठीक है। टू गिव दिस सर्विस वी हैव टू मेंटेन स्टॉक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स नोन एज स्टॉक आइटम्स। तो ऐसे आइटम्स को स्टोर करने के लिए हमने रेलवे ने 259 स्टोर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो मेन आपके लिए इंफॉर्मेशन क्या मिला, स्टॉक आइटम्स ऐसे आइटम होते हैं जिनका रेगुलर डिमांड हो, रेगुलर ट्रैवल हो, रेगुलर कंजम्पशन हो, और रेगुलर उसका रिक्रूटमेंट बनता हो। ये 4 क्वालिफिकेशन अगर कोई मटेरियल के लिए है, तो उस आइटम को हम बोलेंगे कि उसको रेलवे में स्टॉक आइटम बना दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब स्टॉक आइटम भाई बहुत अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो अब हम देखेंगे कि क्या क्या कैटेगरी है स्टॉक आइटम की। स्टॉक आइटम की कैटेगरी, पहला है ऑर्डिनरी स्टोर। ऑर्डिनरी स्टोर का मतलब होता है कि ऐसे स्टोर बिल्कुल जो ऑर्डिनरी नेचर के होते हैं, ऑर्डिनरी का मतलब बिल्कुल सामान्य नेचर के होते हैं, तो इसमें हम किसको रखते हैं, दीज आर जनरली सच आइटम्स ऑफ स्टोर्स फॉर विच देयर इज अ रेगुलर टर्न ओवर
कॉज्ड बाय कांस्टेंट डिमांड। ठीक है, जैसे एक सिंपल बात करूं, रेलवे में आप एक सिंपल बात करें, बेडशीट है, ठीक है, ट्रेन में जो बेडशीट यूज होता है, आपको पता है ये कांस्टेंट डिमांड की आइटम है। ठीक है, आपको ट्रेन चलानी है, चद्दरें देनी है, अब तो धीरे धीरे ये सब सिस्टम का हो रहा है, वो हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज देखा जाए तो ये सब चीजें जो हैं, जैसे चद्दर हो गया, बेडशीट हो गया, पिलो कवर हो गया, ये सारी की सारी ऑर्डिनरी स्टोर जैसी उसमें आ जाएंगी। ठीक है, इनका रेगुलर डिमांड बना ही रहता है। ठीक है, ऐसे आइटम को हम ऑर्डिनरी स्टोर की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा जो टाइप है वो है इमरजेंसी स्टोर। ये भी इमरजेंसी स्टोर भी एक तरह से स्टॉक आइटम का एक टाइप है। इमरजेंसी स्टोर्स में हम क्या रखते हैं, द स्टोर्स डिपोज are also required to stock certain items of stores even though they do not have a regular turnover। अब मजे की बात देखिए, कि रेलवे को कुछ चीजें जो रेगुलर डिमांड में नहीं हो तो भी उनको स्टॉक बना के रखना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको पता है रेलवे में एक कहीं पर जब ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो ट्रेन की एक एक अलग एक्सपर्टाइज डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, वो सब ट्रैक मेंटेनेंस वाले, उनके पास रेलवे की क्रेन्स वगैरह होती हैं, वो ऑल ऑफ सडन रश करके वहां पर जाती हैं जहां पर साइड पर जहां पर एक्सीडेंट वगैरह होता है। तो आप देखिए, उस क्रेन की कोई जरूरत डेली यूज में नहीं है, या उस ट्रेन को मेंटेन करने की जो अपनी ट्रेन वाली ट्रेन होती है, उसकी डेली बेसिस पर कोई यूज नहीं है, बट रेलवे उसको मेंटेन करती है। क्यों मेंटेन करती है, कि जिस समय कहीं पर कोई घटना होगा, जिस समय कहीं पर कोई एक्सीडेंट होगा, तो उस समय उसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अच्छा, अब उन्होंने जो क्रेन रखा हुआ है उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा। उसके मेंटेनेंस के लिए भले ही वो चले ना चले, उसमें जैसे रोप होती है तो रोप की एक लाइफ होती है, रोप को आपको हर 6 महीने में चेंज कर देना है, भले ही आप उसको यूज करो या ना करो, कारण उसकी अपनी एक सेल्फ लाइफ होती है। कि ऐसा गए, आप मान लो आपने उसको चेंज नहीं किया हुआ है और आपने वहां गए बोगी सपोज उठा रहे हैं और टूट जाए उसमें, तो फिर और हालत खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम एक इमरजेंसी स्टोर बनाते हैं। हमें मालूम है कि ऐसे आइटम्स का कोई रेगुलर डिमांड नहीं होगा, लेकिन इनका जब जरूरत पड़ेगा तो इतना ज्यादा इसकी जरूरत इमरजेंसी होगी कि उससे उससे बड़ी इमरजेंसी कुछ हो नहीं सकती। अच्छा, मजे की बात और है कि वी कैन नॉट परचेज फ्रॉम द मार्केट क्विकली। सपोज एक पर्टिकुलर टाइप की पिन है कहीं पर लगती है, ठीक है, या पर्टिकुलर नट बोल्ट है, या एलन वाला स्क्रू है, अब हर समय जरूरी नहीं है कि वो मार्केट में अवेलेबल हो। इसीलिए आपको पर्टिकुलर अपनी क्रेन के लिए, अपनी दूसरी इमरजेंसी सर्विसेज के लिए, ठीक है, आपको एक स्टोर बना के रखना होता है। ठीक है, जिसको हम इमरजेंसी स्टोर कहते हैं। उनका जो ट्रॉवल है, उनका जो रिक्रूटमेंट है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं होता है, फिर भी आपको इनका स्टोर मेंटेन करना पड़ता है, इनको स्टॉक आइटम की तरह आपको रखना पड़ता है। ठीक है, these are emergency stores and comprises of items which do not ordinarily wear out or required renewal, but which are required to keep in stock to meet emergency due to breakage or uninterrupted deterioration। अगर आपको सब तरह से अलर्ट रहना है तो इनको आपको आप स्टॉक में ही रखना पड़ेगा। ऑल ऑफ सडन जरूरत पड़ा तो आप तुरंत मार्केट में जाके इसको परचेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है मिले ना मिले, तो आपका जो जो मेन मोटो है वो डिफीट हो जाएगा। ठीक है, और इनकी खास बात क्या है, ये स्पेशल टाइप के आइटम्स होते हैं। भाई रेलवे का कोई भी आइटम मार्केट में क्या जरूरत है उसको, तो मार्केट में मिलेगा नहीं, तो इसीलिए आपको इसको अपने स्टोर में रखना जरूरी है। दीज आइटम्स आर नॉट रेडली अवेलेबल इन द मार्केट। दीज आइटम्स आर नॉट रेडली अवेलेबल इन द मार्केट। मार्केट में ये हमेशा मौजूद नहीं होती हैं, एंड एज सच would require a long time and as such would require a long time for procurement in case they do not stock। अगर सपोज हम इसको स्टॉक में नहीं अपने रखेंगे, और हम मान लो आज मुझे कल सपोज जरूरत है, आज हम कहीं पर ऑर्डर देंगे बनाने के लिए, तो वो बहुत मुश्किल है, आपको तुरंत का तुरंत बना के कोई देगा नहीं। इसीलिए आप ऐसे स्टोर को इमरजेंसी स्टोर के तौर पर स्टॉक आइटम की तरह आप रख
सकते हो, ठीक है। तो ऑर्डिनरी स्टोर हो गया, इमरजेंसी स्टोर हो गया, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, आपका आपके स्टॉक आइटम की कैटेगरी में आते हैं। अब दूसरे एक और टॉपिक है यहाँ पर, हम स्टोर में एक टॉपिक डील करने जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। यहाँ से आपको बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। सरप्लस स्टोर्स वगैरह क्या होता है, इसको हैंडल कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें चार्जशीट आ जाती है अगर जरा सा भी आपने इसको अच्छे से मेंटेन नहीं किया। अच्छा, एक बात और आप समझ लो, स्टोर का मतलब होता है जो भी मटेरियल है वो एक तरह से पैसा है, रेलवे का डायरेक्ट पैसा है, जो कि ब्लॉक्ड कंडीशन में पड़ा हुआ है। आप अभी यूज नहीं कर रहे हो उसको, लेकिन वो पैसा उस उतने समय के लिए ब्लॉक है, ठीक है। तो रेलवे ने एक अमाउंट, एक पैसा काफी ह्यूज अमाउंट ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो अगर आपने उसको अच्छे से हैंडल नहीं किया और वो जरूरत पड़ने पर काम नहीं आया, ठीक है, ओके, या उसके लिए आप तैयार नहीं रहे, भाई इसको कैसे हैंडल करें, समय रहते उसको आपने संज्ञान नहीं लिया, तो कम क्लियर है चार्जशीट आएगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपके स्टोर्स में, मान लो सपोज आपके इस छोटे से स्टोर में 25 या 30 आइटम है, तो उसमें से कौन सा आइटम ऐसा है जो सरप्लस स्टोर बनने जा रहा है, ठीक है, उसको समझते हैं। स्टोर्स विच हैव नॉट बीन इशूड टू एनी यूजर फॉर पास्ट 24 मंथ्स और मोर। 24 महीने को, सपोज 24 मंथ्स का मतलब होता है 2 साल। कितना होता है, 2 साल। कोई एक पर्टिकुलर आइटम जिसको आपने 2 साल से इशू ना किया हो, किसको इशू करना होता है, जो एंड यूजर है सर, जो एंड यूजर है उसको कहीं पर आपने उसको इशू ना किया हो, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। ग्रेड 1 ग्रेड 2 को आपने या फिटर को इशू ना किया हो, ठीक है, कहीं पर आपने उसको यूज ना किया हो, 24 महीने से ज्यादा हो गए, आपके टैली बुक से जितना था उतना ही बना हुआ है, एक भी आइटम माइनस नहीं हुआ, कम नहीं हुआ, मतलब आपने यूज नहीं किया, तो ऐसे आइटम को आप सरप्लस स्टोर के तौर पर क्लासिफाई कर देंगे। आप वहां पर एक टैग लगा देंगे कि भाई दिस इज द सरप्लस स्टोर। मतलब ये हुआ आपके ज्यूरिसडिक्शन में अब इसका यूज 2 साल से तो नहीं हुआ है, और नियर फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए आप, और जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया कि ये पर्टिकुलर आइटम मेरे यहाँ सरप्लस स्टोर बन चुका है, आपको तुरंत एक लेटर लिखना है, जो भी कॉपी टू सीनियर जीएसटी देना है, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ हमारे इस स्टोर में ये क्या हो गया है, सरप्लस स्टोर बन चुका है, 2 साल से इसको यूज नहीं किया है, तो आप इसके लिए उचित कार्रवाई करें। तो अब क्या कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अब देखो, वहां पर एक बात आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ये जो सरप्लस स्टोर्स है ना, ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कारण से 24 महीने से इशू नहीं नहीं हुआ हो, ठीक है, और वो कारण खत्म होते ही हो सकता है इसकी डिमांड फिर से बढ़ जाए। तो आप इस तरह से सरप्लस स्टोर को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को कहते हैं हम लोग मूवेबल सरप्लस, क्या बोलते हैं, मूवेबल सरप्लस, ऐसा सरप्लस जो फ्यूचर में 24 महीने नहीं इशू हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन यूज हो सकता है अपने यहाँ या किसी और दूसरे यूनिट्स में, ठीक है। सपोज हमारे यहाँ वो सरप्लस स्टोर है, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे यूनिट में, सपोज सपोज वडोदरा में वो उसकी जरूरत हो, ठीक है। तो हम ऐसे आइटम को हम क्या बोलते हैं, मूवेबल सरप्लस। सरप्लस मेरे स्टोर में है बट इट कैन बी यूज समवेयर एल्स या सम अदर लोकेशन, ठीक है, सम एट सम अदर लोकेशंस, ठीक है। सपोज साबरमती में नहीं है, हो सकता है गांधीधाम में उसका यूज हो, ठीक है। तो अब समझ में आ गया, दीज आर टू काइंड, देयर आर दीज आर ऑफ टू काइंड्स, एक मूवेबल सरप्लस जिसको जो मूव होने की संभावना है, और दूसरा होता है डेड सरप्लस, जो बिल्कुल गारंटी है कि भाई अब ये यूज नहीं होगा। मान लो कोई पर्टिकुलर टाइप का जैक है या सॉकेट है, अब पूरे रेलवे ने एक मॉडर्नाइजेशन के तहत उसको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया कि भाई अब इस तरह के जैक्स रेलवे में कहीं यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो क्या होता है, अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आजकल सभी उसमें एलईडीज आ रही हैं, तो अब मान लीजिए आपके पास ट्यूबलाइट की फिटिंग या वो गोले वाले बल्ब अगर हैं, तो वो क्या है, कहीं पर यूज नहीं होने वाला है, तो आपके लिए डेड सरप्लस हो जाएगा कि भाई गारंटी हो गई है कि नियर फ्यूचर में या आने वाले समय में इस बल्ब का या इस ट्यूबलाइट का कोई यूज नहीं है, बिकॉज रेलवे हैज मूव्ड मेनी स्टेप्स अहेड। अब वो रेलवे क्या करने वाली है, अब वो अपना पूरा सिस्टम उन्होंने एलईडी पर रख दिया है, एलईडी यूज करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू यूज द ओल्ड थिंग्स। तो ऐसे
पुरानी चीजों का, लेकिन आपके पास तो स्टोर में था इसलिए पड़ा रहेगा। तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको डेड सरप्लस डिक्लेयर कर दोगे। ठीक है, कैसे है, इनिशियली दे आर क्लासिफाइड एज मूवेबल सरफेस। शुरू में किसी आइटम को आप जब सरप्लस आइटम बनाओगे तो उसको मूवेबल सरप्लस मान के लेटर लिखोगे कि सर मेरे यहाँ मेरे यूनिट में इसका कोई यूज नहीं है, आप इसको कृपया कहीं और अगर यूज होता है तो उनको आप इसको दिलवाएं। ठीक है, आजकल तो मीडियम में मीडियम आप लोग यूज करोगे। ठीक है, यूजर डेपो मॉड्यूल, तो दूसरे डेपोज में कौन सा आइटम पड़ा हुआ है, कितनी संख्या में पड़ा हुआ है, कितनी क्वांटिटी में पड़ा हुआ, सब आपको दिखेगा। ठीक है, और कितने टाइम से इशू नहीं हुआ है वो भी आपको दिखेगा यूडीएम में। ठीक है, तो और ऐसे भी अगर यूडीएम में नहीं आपको, आप यूडीएम के यूजर नहीं हो तो सीनियर डीएसटी को आप लेटर लिखोगे जरूर। ठीक है, भाई हमारे यहाँ हमारे इसमें 24 महीने से आइटम इशू नहीं हुआ है, इसीलिए हम इसको इनिशियली मूवेबल सरप्लस डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, बट इफ नो यूज एंटिसिपेटेड ऑन एनी रेलवे इन कमिंग 24 मंथ, लेकिन अगले 24 महीने में, ध्यान से समझना, एक तो 24 महीने निकल चुके हैं, आपने उसको इशू नहीं किया, लेटर आपने जारी किया सीनियर डीएसटी को। ठीक है, उन्होंने डिसाइड, उन्होंने फिर दो चार जगह उन्होंने दूसरे रेलवेज में, भाई सीनियर डीएसटी है तो दे कैन टॉक इन अदर रेलवेज ऑल्सो कि कहीं पर डिमांड है इसकी या नहीं है, दूसरे रेलवेज में भी हो सकता है उसकी डिमांड नहीं हो। तो उनको पता चल गया कि भाई अगले 24 महीने में, नेक्स्ट 24 मंथ्स में भी ये कहीं किसी रेलवे में यूज नहीं, ध्यान रखना दूसरे रेलवे की बात मैं कर रहा हूँ, कहीं पर यूज नहीं होगा, तब जाके और सीनियर डीएसटी साहब आपको लेटर देंगे कि भाई ये अगले 24 महीने में ये कहीं पर यूज नहीं होने वाला है, देन यू हैव टू डिक्लेयर, और वो डिक्लेयर कर देंगे, डिक्लेयर इट दिस आइटम एज अ डेड सरप्लस। अब आप उसको क्या करोगे, उसको उस आइटम को आप टैग कर दोगे कि ये हमारे यहाँ डेड सरप्लस हो गया। अब डेड सरप्लस आइटम को क्या करना है, अब आप ऐसे तो नहीं है कि आपके स्टोर में हमेशा के लिए पड़ा रहेगा, उसको क्या करोगे, आप उसको फिर आपको डीएसेट करना पड़ेगा। आप अपने स्टोर में पड़े नहीं रहने दे सकते, आप उसको समय रहते, क्योंकि वो एक तरह से मनी है रेलवे का, जब आप उसको स्क्रैप कर दोगे, क्या कर दोगे, स्क्रैप कर दोगे। ठीक है, स्क्रैप करके और उसका जो भी रेवेन्यू होगा वो आपके डिपार्टमेंट को क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, डेट सरप्लस होने के बाद आप उसको स्क्रैप कर सकते हो, और स्क्रैप करने के लिए आपको फिर से उन्हीं से आपको सीनियर डीएसटी आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा, साहब इसको सर्वे की जरूरत है या नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि सर्वे की जरूरत है तो सर्वे कराना पड़ेगा किसी और डिपार्टमेंट के साथ मिलकर, ज्वाइंट सर्वे होता है, और अगर नहीं जरूरत है तो ही विल आस्क कि आप इसको डायरेक्टली कैन डीएसएट इट, तो विद प्रॉपर आप अप्रूवल लेके उसको डीएसएट कर सकते हैं। तो समझ में आ गया सरप्लस स्टोर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, टाइम याद रखना 24 मंथ में अगर कोई आइटम इशू नहीं हुआ है तो आपके लिए वो सरप्लस हो जाएगा। अब एक स्टॉक आइटम में एक और कैटेगरी है जिसको हम नाम देते हैं स्पेशल स्टोर्स। स्पेशल स्टोर्स, दीज आइटम्स ऑफ स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क एंड अदर स्पेशल पर्पसेस। अब स्पेशल स्टोर क्या होता है, जैसे सपोज एक एग्जांपल लेता हूं कि आपको एक एग्जांपल है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, मैं लेता हूं, आपको गर्डर बनाने हैं, गर्डर का मतलब समझ लिया, या ओवर ब्रिज पर फुट ओवर ब्रिज बनाना है। ठीक है, गर्डर्स बनाने हैं, तो गर्डर बनाते हैं, गर्डर कौन बनाता है, वर्कशॉप्स बनाते हैं, जो इंजीनियरिंग वर्कशॉप्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे हमारे साबरमती में भी एक वर्कशॉप है इंजीनियरिंग का, मनमाड में है, वो अलग अलग जगहों पर वर्कशॉप्स होते हैं। ठीक है, तो वो लोग जो वर्कशॉप्स होते हैं, तो वो एक तरह से गर्डर बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल की जरूरत है। रॉ मटेरियल में बहुत सारी स्टील की शीट्स चाहिए, एंगल चाहिए, चैनल्स चाहिए, रेबिट चाहिए, और बहुत दूसरे और सारी चीजें चाहिए। ठीक है, तो हम, हमारा पर्पस क्या है, गर्डर बनाना। हमारे लिए रॉ मटेरियल क्या हो गया, स्टील की चादरें हो गई, एंगल्स हो गए, चैनल्स हो गए। ठीक है, और दूसरी चीजें हो गई। ठीक है, रिविट्स हो गए, नट बोल्ट हो गया, लाइक दैट बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको परचेज करते हैं। ठीक है, पर्पस है हमारा क्या बनाना, गर्डर बनाना, तो हम इसको रेलवे इसको क्या करती है, स्टोर डिपार्टमेंट के थ्रू इसको परचेज करवाती है। ठीक है, अच्छा, मीनवाइल मैं स्टोर्स का एक आपको आइडिया दे दूं। जोनल लेवल पर एक जोन होता है, जैसे अपना जोन है वेस्टर्न रेलवे, जोनल लेवल पर
हम स्टोर्स में जो सबसे बड़े ऑफिसर होते हैं उनका नाम होता है पीसीएमएम, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ मटेरियल मैनेजर, और उनको असिस्ट करते हैं सीएमएम, चीफ मटेरियल मैनेजर्स। तो 3-4 एक होते हैं पीसीएमएम, ठीक है, जो डायरेक्टली जीएम को रिपोर्ट करते हैं या रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और उनके अंडर में होते हैं सीएमएम, ठीक है। ये सीएमएम अलग अलग होते हैं। सीएमएम मान लो स्टील के आइटम के लिए बनाए गए तो सीएम स्टील आइटम्स होंगे, इलेक्ट्रिकल और टेलीकॉम के लिए हैं तो सीएम टेलीकॉम के हो जाएंगे और इलेक्ट्रिकल के हो जाएंगे। एक होते हैं सीएमएम सेल्स, सेल्स का मतलब होता है स्क्रैप आइटम को की बिक्री के लिए। तो ऐसे बहुत सारे सीएम होते हैं। सीएम के अंडर में होते हैं डेप्यूटी सीएमएम्स। और तो ये हुआ हमारा हेडक्वार्टर लेवल का। और सारा सबका काम होता है परचेज करना, बेसिकली होता है जो रिक्रूटमेंट आया हुआ है अलग अलग यूजर डिपार्टमेंट के थ्रू, उसको परचेज करना उनका काम होता है हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर्स का। आपके डेपो लेवल पर भी डेप्यूटी सीएम होते हैं जो हेड करते हैं, जैसे जैसे सीनियर डीएसटी होते हैं उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर पोस्ट होती है डेप्यूटी सीएमएम का, ठीक है। तो वो अपना डेपो चलाते हैं, डेपो में जो भी मटेरियल है आया गया तरह की डिमांड है वो पूरा हैंडल करते हैं, पूरे डेपो को संभालते हैं। डिविजनल लेवल पर जहाँ पर सीनियर डीएसटी बैठते हैं उन्हीं के पैरेलल एक पोस्ट होती है स्टोर डिपार्टमेंट की होती है सीनियर डीएमएम, ठीक है, सीनियर डिविजनल मटेरियल मैनेजर। तो वो लोग क्या करते हैं, वो भी यही काम करते हैं बट सारा परचेज उनका कंसंट्रेट होता है डिवीजन लेवल, डीआरएम के अंडर में सारी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और उसके साथ 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 वो स्टोर जो स्क्रैप होता है उसकी मैपिंग भी करते हैं कि लाइन पर कितना स्टोर ऐसे आइडल पड़ा हुआ है जिसको स्क्रैप नहीं किया गया है, ठीक है, क्योंकि आप स्क्रैप नहीं करोगे तो वो चोरी होगी और धीरे धीरे वो एक तरह से प्रैक्टिस बन जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके आपको स्क्रैप, आपको अगर आपने डिसाइड कर लिया कि दिस मटेरियल इज नो मोर यूज ऑफ अस या रेलवे के किसी काम के लिए नहीं है तो आप उसको डीसेट करोगे, या डीसेट के प्रोसीजर के लिए आप अडॉप्ट कर लोगे, ठीक है। तो अब वही स्पेशल स्टोर की हम लोग बात कर रहे थे। तो स्पेशल स्टोर में किसी पर्टिकुलर जॉब को आइटम को बनाने के लिए गर्डर हमारा मेन जॉब था। बहुत सारे हम आइटम्स खरीदते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है, उनको हम फिर एक तरह से स्पेशल स्टोर की कैटेगरी में रखते हैं। अपना मेन मोटो है गर्डर बनाना, ठीक है, लेकिन उसके लिए जो मटेरियल्स परचेज की जाती हैं वो स्पेशल स्टोर्स कहलाती है। अच्छा, गर्डर बार बार नहीं बनेगा या हमेशा रेगुलर डिमांड नहीं होगी, ठीक है। वो पर्टिकुलर मान लो 10 गर्डर का ऑर्डर आया, 10 गर्डर के लिए आपने सारा आइटम खरीद लिया, एक वन टाइम परचेज होता है, ठीक है, ओके। और जरूरत नहीं है तो क्या करोगे आप, काम हो गया, हो सकता है अगली बार आपको 2 साल के बाद कर, तो वो आइटम जो है स्पेशल पर्पज होता है, आपको बताना पड़ता है कि 10 गर्डर में कितना कितना आइटम लगेगा, वो स्पेशली परचेज किया जाता है उस पर्टिकुलर जॉब को हैंडल करने के लिए। तो द आइटम्स ऑफ स्टोर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्क्स and other special purposes, that is other than for operation and ordinary maintenance and repair are called special stores। जो ऑर्डिनरी मेंटेनेंस के लिए है, जैसे आपको लोको है, लोको में ऑर्डर, आपको पता है, आपको आपकी लोको को जब भी एक ट्रिप के बाद आती है तो आप उसको डीजल शेड्स वगैरह में भेजते हो रिपेयर होने के लिए, ठीक है, या जो भी इलेक्ट्रिक सेट्स है उसमें भेजते हो। तो वहां पर उसका डे टू डे मेंटेनेंस होता है, तो वो तो पता है कि भाई ये ऑर्डिनरी मेंटेनेंस होना है, इसमें जो भी आइटम्स लगनी है, जो भी फिल्टर चेंज होना है तो फिल्टर चेंज होना है, दूसरी चीजें ऑयल चेंज होना है तो ऑयल चेंज होना है, तो दैट इज वन सॉर्ट ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। अदर देन दिस, जैसे मैंने गर्डर की बात करी तो वो आपके लिए स्पेशल स्टोर, गर्डर की जो केस है वो स्पेशल स्टोर्स की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। जनरली सच आइटम्स आर डिस्पैच्ड डायरेक्टली टू द यूजर, ठीक है। ऐसे आइटम्स को क्या कर दिया जाता है कि मान लो खरीदा स्टोर्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन मान लो बनना कहाँ पर है, बनना है इसको इंजीनियरिंग वर्कशॉप में, तो डायरेक्ट, अच्छा, बहुत हैवी आइटम्स होते हैं, बहुत सारी स्टील्स होती हैं जो हो सकता है 30-40 टन टन का वेट, उसका वेट हो, ट्रेलर में आया हो, तो उसको स्टोर डिपार्टमेंट में नहीं खाली कराया जाता है, उसको हम डायरेक्टली यूजर के साइट पर जहां वो बताते हैं जैसे इंजीनियरिंग वर्कशॉप में ही खाली करा देते हैं, ठीक है। डिस्पैच डायरेक्टली टू यूजर्स विदाउट बीइंग स्टॉक्ड इन स्टोर, स्टोर डिपो में फिर उसको नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि फिर से एक बार स्टोर्स में खाली करो फिर ले जाके उनको दो, तो वो फिर एक तरह से डबल हैंडलिंग हो जाएगा, उसमें भी कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। तो टू अवॉइड सच सर्कमस्टांसेस इसको हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो आपको यूजर है, जो फ्रेमर है, जो बनाने वाला है, जैसे इंजीनियरिंग है
शॉप है उसको हम भेज देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। ऐसे आइटम को हम स्पेशल स्टोर्स में रखते हैं, ठीक है। अगला है, अगला जो टाइप है स्टॉक, ठीक है, स्टॉक आइटम में, वो है कस्टडी स्टोर्स। कस्टडी स्टोर्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर स्पेशल वर्क्स। अब यहाँ ध्यान रखना, कस्टडी स्टोर थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कस्टडी स्टोर्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर स्पेशल वर्क्स, जो स्पेशल वर्क्स एंड चार्ज टू सच वर्क but left in the custody of store departments are called custody stores। ये थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा। जनरली क्या होता है, जैसे वर्कशॉप्स होते हैं, बड़े वर्कशॉप्स होते हैं, ठीक है, वहां पर एक सपोज करते क्या है कि एक अलग से स्टोर बना के देते हैं स्टोर डिपार्टमेंट। भाई इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो वो मटेरियल को हैंडल नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं वहां पर वो स्टोर डिपार्टमेंट को भी एक यूनिट बना के बीच में रख देते हैं। तो जो भी स्पेशल, अभी आपने देखा स्पेशल वाला जो स्टोर था, उसको हम उसकी कस्टडी किसके पास दे देते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट के पास दे देते हैं, ठीक है। स्टोर डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको, जैसे मान लो आपको 10 गर्डर का ऑर्डर है, तो आप एट ए टाइम 10 गर्डर तो बनाने वाले नहीं हो, आप एक गर्डर बनाओगे, तो एक गर्डर में कितना कितना शीट लगेगा, कितना एंगल लगेगा, कितना, अच्छा मटेरियल वन टाइम आ चुका है, 10 गर्डर का पूरा मटेरियल वन टाइम आ चुका है, किसके पास है, कस्टडी वाले स्टोर्स के पास है। अब कस्टडी वाला स्टोर वाला क्या करेगा, आप बोलोगे भाई मुझे एक गर्डर तैयार करना है नेक्स्ट मंथ में, तो कहेगा ठीक है, आप एक गर्डर के लिए जो नेक्स्ट मंथ के लिए आपको चाहिए, वो मेरे से एक मंथ का जो मटेरियल है इशू करवा लो। एक मंथ में आपको कितना चाहिए, आप बोलोगे मुझे 10 नंबर ऑफ 5 mm शीट चाहिए, 10 नंबर ऑफ एंगल चाहिए, 10 नंबर ऑफ साइज बताते जाओगे, गर्डर चाहिए, इतना रेविट चाहिए, इतना सब कुछ चाहिए, तो वो आपको वन टाइम एक गर्डर के लिए पूरा मटेरियल इशू कर देगा, ठीक है। अब आप जाके बनाओ, जब आपका जॉब पूरा हो जाएगा देन यू हैव टू कम टू स्टोर अगेन, अब मुझे एक और गर्डर बनाने के लिए मटेरियल इशू करो, ठीक है। तो बीच में एक स्टोर का रोल आ जाता है जिसको हम नाम देते हैं कस्टडी स्टोर। फिर से मैं पढ़ता हूँ, कस्टडी स्टोर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर्स विच हैव बीन परचेज्ड फॉर स्पेशल वर्क्स and charged to such works but left in the custody of store department are called custody stores। These stores chiefly का मतलब mainly consist of items obtained from the mechanical department for the construction of rolling stock sanctioned under the special rolling stock, एक मिनट। These stores consist of items obtained for mechanical department for construction of rolling stocks sanctioned under the capital or revenue program। अच्छा ये जो है ना, ये एक अकाउंट का टर्म है। कैपिटल हेड, दो तरह के हेड्स होते हैं, कैपिटल होता है और रेवेन्यू होता है, ठीक है। देखो कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। जैसे मान लो आप एक एक इंजीनियरिंग के वर्कशॉप हो, ठीक है, सपोज एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, या सिग्नल के वर्कशॉप, चलो अच्छा अच्छा एग्जांपल है, सिग्नल वर्कशॉप है आपका, ठीक है। तो आप एक वर्कशॉप को सिग्नल, आपका काम है लोकेशन बॉक्स तैयार करना। क्या काम है, लोकेशन बॉक्स तैयार करना, ठीक है। अब लोकेशन बॉक्स के लिए आपको क्या क्या चाहिए, शीट्स चाहिए, एंगल्स चाहिए, चैनल्स चाहिए, और हो सकता है आपको इलेक्ट्रिकल स्ट्रिप्स वगैरह भी चाहिए, वायरिंग के लिए कुछ चाहिए आपको, लग्स वगैरह चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं ये आपके लिए किस में जाएंगी, जब इसके लिए आप परचेज करोगे तो हम इसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रोग्राम। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या, रेवेन्यू हमारे लिए जनरेट हो रहा है, ठीक है। रेवेन्यू प्रोग्राम में इसको हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। लेकिन एक मान लो आपने लेथ मशीन खरीदा, एक आपने अपने प्रोडक्शन के लिए, तो आपने क्या, एक मशीन खरीदा जिसका नाम है लेथ मशीन, या हैमर खरीदा, ठीक है। तो उसको हम, जो हैमर खरीदा, वो एक तरह से डायरेक्टली हमारे उसमें नहीं आएगा, उसको हम अपने किसको, कैपिटल हेड में एंट्री देंगे। कैपिटल हेड का मतलब होता है कि हमारे लिए वो एक असेट बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा, ठीक है, ओके। तो उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, कैपिटल। तो ऐसे जो आइटम्स मंगाए जाते हैं, तो उसको या तो हम क्रेडिट किस में करते हैं, कैपिटल में करते हैं, या रेवेन्यू में करते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स।
तो समझ में आ गया। जो आपका कस्टडी स्टोर है, कस्टडी स्टोर एट ए टाइम आपको मटेरियल ना देके आपको पीस मिल में मटेरियल देगा, ठीक है। अब एक और चीज है इम्प्रेस्ड स्टोर। इम्प्रेस्ड के बारे में आपको पता है, थोड़ा सा जल्दी से इसको देख लेते हैं। These items are required for day to day operation। जो सपोज एक डीजल शेड है, एक इलेक्ट्रिक शेड है, ठीक है। तो दीज आइटम्स, इम्प्रेस्ड आइटम्स क्या होती हैं, जो आपको डे टू डे ऑपरेशन में, रेलवे की मेंटेनेंस में या सर्विसेज में जरूरत होती है। अब ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट रोज रोज तो फ्यूज होगा नहीं, एलईडी लाइट है, इसको ये डे टू डे वाला नहीं है, लेकिन पर्टिकुलर मान लो ऑयल चेंज होना है तो ऑयल चेंज होना है, फिल्टर चेंज होना है तो लोगों का फिल्टर चेंज होना है, ठीक है, समझ में आ गया। कोई बुश है वो चेंज होना है तो वो डे टू डे मेंटेनेंस में आता है, ठीक है। तो इम्प्रेस्ड स्टोर्स, these items are required for day to day operation of services and maintenance of activity। Impressed stores may be either charged off store or may be kept in capital account head also। ठीक है, समझ में आ गया कि इम्प्रेस्ड स्टोर को या तो हम स्टोर मेन स्टोर में रख दें और या तो अपने यहाँ मेन स्टोर में रखते हैं, और हर 3 महीने में हम क्या करें, इम्प्रेस्ड स्टोर 3 महीने में रिक्रूटमेंट बना के लेके जाए और स्टोर से लाके अपने छोटे से स्टोर में रख लें उसको, ठीक है। तो द सीनियर सुपरवाइजर इंचार्ज ऑफ द यूनिट, जैसे एसएससी, एसएससी टेली, ठीक है, ये एसएससी सिग्नल, द सीनियर सुपरवाइजर इंचार्ज ऑफ यूनिट लाइक चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर, दूसरा है अपना जो अपना सीएसआई होते हैं, चीफ सिग्नल इंस्पेक्टर, आर अलाउड टू मेंटेन स्टॉक ऑफ नॉमिनेटेड आइटम ऑफ स्टोर फॉर दिस पर्पज। वो अपने यहाँ पर, आपको पता है सीएसआई के आपके स्टोर्स होते हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ से लाते हैं मटेरियल, वो जो मेन स्टोर होता है वहां से लाके अपने यहाँ रख लेते हैं, ठीक है, ओके। क्योंकि उनको पता है भाई डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटी में हमें चेंज करना है, तो वो लाके उसको अपने यहाँ एक अलग से टैली बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस्ड स्टोर, ठीक है। आर अलाउड टू मेंटेन स्टॉक्स ऑफ नॉमिनेटेड आइटम्स ऑफ स्टोर्स फॉर दिस पर्पस, दिस स्टोर इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड स्टोर। इम्प्रेस्ड स्टोर का मतलब होता है जनरल स्टोर से अलग एक छोटा सा स्टोर, जिसमें आप डे टू डे आइटम को या 1 महीने के आइटम को लाके आप रख लेते हो, भाई 1 महीने में मुझे इतना आइटम यूज करना है, तो आप अपने यहाँ पर रख लेते हो, और फिर आप अपने दूसरे जो छोटे छोटे डे टू डे लाइफ, डे टू डे एक्टिविटी, मेंटेनेंस एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए उससे आप यूज करते हो आइटम्स, ठीक है। ये तो हुआ आपका स्टॉक आइटम से रिलेटेड सारा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स, रेलवे में एक आइटम की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ठीक है। रेलवे में हम कैसे आइटम का नाम देंगे ताकि हमें पहचान में आ जाए कि भाई ये पर्टिकुलर आइटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्क्राइबिंग एन आइटम, द बेसिक कमोडिटी मेथड हैज बीन अडॉप्टेड इन डिस्क्राइबिंग आइटम। एक बेसिक लॉ होता है, कमोडिटी का मतलब जो सामान यूज करते हैं, बेसिक कमोडिटी मेथड हैज बीन अडॉप्टेड, उसको हमने चूज किया हुआ है डिस्क्राइब करने के लिए आइटम को। इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम जो बेसिक कमोडिटी मेथड है, इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम द बेसिक कमोडिटी प्रोसीड्स द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, ठीक है। अब सोप की बात करें तो कई बार सोप अलग अलग तरह का होता है, भाई आप देखते हो बहुत अलग अलग तरह का सोप होता है, ठीक है। तो हम सोप के लिए बात करेंगे कि कैसे इन्होंने नाम इसका कैसे रखा, रेलवे ने नाम कैसे रखा, ठीक है। तो जैसे इसमें 3 आया, जैसे सोप है तो हम सोप को लिखते हैं ऑर्डिनरी टॉयलेट सोप, ऑर्डिनरी टॉयलेट सोप। नाम कैसे रखते हैं ध्यान से समझना, एग्जांपल लिया ऑर्डिनरी टॉयलेट सोप, वुड अंडर द मेथड ऑफ डिस्क्राइब्ड है सोप कॉमा टॉयलेट कॉमा ऑर्डिनरी, 3 नाम आया। नाम है ऑर्डिनरी टॉयलेट सोप, लेकिन 3 वर्ड है इसमें, सोप है, टॉयलेट है, ऑर्डिनरी है। इन शॉर्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन शुड बी अरेंज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट द मेंशन ऑफ द बेसिक कमोडिटी। बेसिक कमोडिटी, ठीक है, क्या है, उसको हम लिखेंगे जनरल वेरिएंस इन काइंड। उसका जनरल वेरिएंस क्या है, टॉयलेट है या नॉन टॉयलेट सोप है, ठीक है। यूज टॉयलेट का मतलब नहाने के लिए, बाथिंग के लिए, ठीक है। जनरल वेरिएंस काइंड यूज एंड साइज से, साबुन छोटा साइज है, बड़ा साइज है, वो भी हम मेंशन करते हैं। द पर्टिकुलर काइंड और साइज, फिर स्पेसिफिकेशन और ड्राइंग, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर देते हैं,
जैसे ब्रास प्लेटेड स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल का मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल को कि भाई कोई चीज, कोई सरफेस स्मूथ है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, उसके लिए हम लोग ब्रास प्लेटेड स्पिरिट लेवल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ब्रास प्लेटेड स्पिरिट लेवल। तो रेलवे में उसको हम कैसे नॉमेनक्लेचर रखेंगे? लेवल है आइटम, क्या लेवल है वो। लेवल का मतलब लेवल चेक करने के लिए लेवल, फिर उसकी उसका जो काइंड क्या है, वो स्पिरिट वाला है, ठीक है। उसमें स्पिरिट होता है, लेवल स्पिरिट। और उसके बाद उसकी उसकी खास बात क्या है, उसमें क्या क्या है, वो ब्रास प्लेटेड है। तो रेलवे में जनरल नाम मार्केट में जाओ पूछोगे तो क्या बोलोगे? भाई मुझे ब्रास प्लेटेड स्पिरिट लेवल चाहिए, तो आपको ब्रास प्लेटेड स्पिरिट लेवल दे देगा। लेकिन रेलवे में इसका जो नाम होता है वो आप जाके बोलोगे, पहले बोलोगे मुझे लेवल चाहिए, तो उल्टा उल्टा होता है, इंक्वायरी उल्टी होती है, ठीक है। लेवल, ठीक है। उसके बाद किस तरह का, उसका नेचर क्या होना चाहिए, उसमें मेन कंटेंट क्या हो, तो भाई स्पिरिट बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, और क्या उसका डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, तो बोलोगे ब्रास प्लेटेड। उसका नाम कैसे रेलवे में उल्टा एक तरह से हो जाता है, उल्टा तो नहीं बोलेंगे, लेवल स्पिरिट ब्रास प्लेटेड, इस तरह से रेलवे में नाम कीजिए, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई यूनिट, कोई भी आइटम है उसकी यूनिट कैसे लोगे आप। जनरल जैसे फिजिक्स में हम लोग बात करते हैं भाई, इसको किसी चीज को लीटर में मेजर करते हैं, किसी चीज को किलोग्राम से मेजर करते हैं, किसी को मीट्रिक टन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है यूनिट्स है अलग अलग, किसी को पेयर में यूज करते हैं, नंबर में यूज करते हैं, ठीक है। तो अब सपोज रेलवे ने उसको कैसे यूनिट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो यूनिट में हम लोग ऐसे किलोग्राम या लीटर या ये सब यूज नहीं करते। उसके लिए हमने एक उसका एक कोड बना रखा है, और वो कोड ये कहता है कि भाई सिंपल, अगर आपको नंबर में कोई चीज, जैसे मान लो आपको टॉर्च की सेल चाहिए तो नंबर में, तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा। जैसे मान लो आपको 20 नंबर चाहिए, तो आप लिखोगे क्वांटिटी डिमांडेड 20, आगे लिखा होगा यूनिट, तो यूनिट में क्या लिखोगे 01। तो 01 से पता चल जाएगा कि भाई 20 नंबर ही है, ठीक है। समझ में आ गया? यूनिट रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपने, अब मान लो आपको चाहिए था टोटल 20, आपने वहां लिखा 10, ध्यान से सुनना, क्वांटिटी डिमांडेड में क्या लिखा 10, और यूनिट में क्या लिख दिया 02। 02 किसका है? पेयर का कोड है। 02 किसका कोड है? पेयर का। तो भी आपको 20 नंबर ही देगा, बट इसमें क्या होगा कि दो दो का एक पेयर बना देगा वो। लॉजिक समझ में आया? यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो यूनिट के कोड के हिसाब से आपको लिखना है, नंबर्स लिखना है। आप NUMBER नहीं लिखोगे, यूनिट में आप 01 लिखोगे, 02 लिखोगे, हर यूनिट का एक कोड है, ठीक है। सेट है तो 03। अब सेट में 3 भी आइटम हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक एक पीसी, कंप्यूटर कैसे बनता है। एक कंप्यूटर में क्या होता है, एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक एक कैबिनेट होता है। कैबिनेट के अंदर CPU, अपना मदरबोर्ड, बहुत सारी चीजें होती हैं। कुछ और कुछ केबल्स होते हैं, जरूरी केबल्स होते हैं, कनेक्टिंग केबल्स होते हैं, और एक प्रिंटर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कई आइटम्स हो गए, 5-6 आइटम्स हो गए। अब आपने अपने बुक पर, टैली बुक पर क्या किया, एक कंप्यूटर आया आपके पास और आप उसको टैली बुक पर आप एंट्री ले सकते। तो यूनिट क्या लिखोगे? लिखोगे 1 PC, 1 PC और क्वांटिटी में कितना लिखोगे 01। भाई एक ही आया है, पीसी तो एक ही है पूरा सेट। और यूनिट क्या लिखोगे 03, मतलब एक सेट में है ये, ठीक है। कहीं पर आप अपनी नॉलेज के लिए अलग से एक पेज मेंटेन कर सकते हो, इस सेट में क्या क्या है, तो आप उसको अलग से मेंटेन, बट आप अपनी टैली बुक में उसकी यूनिट क्या लिखोगे 03, बराबर, सेट में है। ऐसे ही आपने सपोज कुछ चीज लिया है, सपोज कुछ कॉपर का वायर है, तो केजी में हो सकता है उसका यूनिट, ठीक है। तो एक कुछ लग्स हैं, उसको उसकी यूनिट केजी में हो सकती है। तो आप क्वांटिटी लिखोगे सपोज 20, लेकिन यूनिट में क्या लिखोगे 13 लिखोगे, किलोग्राम नहीं लिखने का,
13, तो 13 से पता चल जाएगा भाई इसकी यूनिट क्या है, किलोग्राम की है, बराबर। ऐसे 14 अगर गलत आपने लिख दिया, आपने सपोज यूनिट की कॉलम में 14 लिख दिया, तो क्या हो जाएगा उसका क्विंटल, क्विंटल का मतलब 100 केजी, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने यूनिट कोड में 15 डाल दिया, तो 15 का क्या मतलब होता है मीट्रिक टन, मीट्रिक टन का मतलब 1000 केजी, ठीक है। आपने सपोज केबल है या रेल है, ये रनिंग मीटर्स में होती है, ठीक है। केबल जो है केबल ड्रम में मीटर्स में आता है, भैया आपकी सपोज 500 मीटर है इसमें केबल, तो 500 मीटर, तो यूनिट क्वांटिटी में कितना आएगा 500, यूनिट में क्या आएगा 22, 22 इज द यूनिट कोड फॉर द मीटर, ठीक है। तो इस तरह से रेलवे में हम इन यूनिट कोड का बड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है। यूनिट कोड में मिस्टेक हुआ नहीं कि क्वांटिटी बिल्कुल आपकी अनजस्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपने नाम सुना होगा पीएल नंबर्स का। पीएल नंबर क्या होते हैं? जब भी आप स्टोर, जनरल स्टोर से आप आइटम लेने जाते हो, वहां से एक इम्प्रेस, एक क्या बनाते हो आप, एक इम्प्रेस का फॉर्म भरते हो या पी8 लेते हो, जो भी है डिमांड के लिए फॉर्म्स जो हैं अलग अलग आते हैं, आप उसको फिलअप करते हो। उसमें एक कॉलम होता है पीएल नंबर, आप जो आइटम पर्टिकुलर चाहिए उसका पीएल नंबर जरूर जरूर मेंशन करना होता है, बिकॉज स्टोर आपके डिस्क्रिप्शन को नहीं समझेगा, वो एट ए टाइम पीएल नंबर को समझेगा, पीएल नंबर से ही सारी चीजें उसकी डिस्क्राइब होती हैं। अच्छा, पीएल नंबर जनरली आज की डेट में यूनिफाइड हो चुकी हैं। यूनिफाइड का मतलब होता है कि एक पीएल नंबर आप यहाँ यूज करो या चेन्नई में जाकर यूज करो या नॉर्दर्न रेलवे में यूज करो या आप ईस्टर्न रेलवे में जाकर, एवरीवेयर यू विल फाइंड द सेम आइटम, ठीक है। आप पीएल नंबर बोलोगे, द स्टोर विल गिव यू सेम आइटम, ठीक है। ओके, तो अब पीएल नंबर का, ठीक है, इसका इसको बोलते हैं, कई बार बोलते हैं प्राइस लिस्ट नंबर बोलते हैं फुल फॉर्म, कई बार प्राइस लेजर नंबर बोलते हैं, इट डिपेंड्स, ठीक है। प्राइस लिस्ट नंबर याद रख लो। ऑल स्टॉक आइटम्स आर हैविंग पीएल नंबर, जितने भी स्टॉक आइटम हैं, ध्यान रखना नॉन स्टॉक आइटम के लिए कभी भी पीएल नंबर नहीं होगा। फिर से मैं बोलता हूँ, नॉन स्टॉक आइटम के लिए पीएल नंबर नहीं होगा, जितने भी स्टॉक आइटम्स हैं उनके लिए ही पीएल नंबर होता है। ऑल स्टॉक आइटम्स आर हैविंग पीएल नंबर्स, बट ऑल पीएल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली स्टॉक आइटम। अब मजे की बात है, देखिए पीएल नंबर जो है वो रेलवे बोर्ड डिसाइड करता है कि इस आइटम का पीएल नंबर ये रहेगा। अब मान लो साबरमती में एक स्टोर है, ठीक है, और साबरमती में एक स्टोर है और यहाँ पर जो है वो सारा का सारा आइटम इलेक्ट्रिकल आइटम है, ठीक है। स्टोर में क्या है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स। अब उस स्टोर में इलेक्ट्रिकल आइटम के जो होंगे पीएल नंबर वही वही वहां पर स्टॉक किए जाएंगे। भाई मैकेनिकल वाले आइटम वहां पर स्टॉक किए नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि हो सकता है मैकेनिकल का जो स्टोर हो वो मुंबई में हो या वडोदरा में हो या दाहोद में हो, ठीक है। तो उस मैकेनिकल वाले स्टोर में वहां का पीएल नंबर होगा, ख्याल आ गया। तो ये जरूरी नहीं, पीएल नंबर हो सकता है लेकिन हर स्टोर में सभी पीएल नंबर हो ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो वही इन्होंने बोला है, ऑल स्टॉक आइटम्स आर हैविंग पीएल नंबर्स, बट ऑल पीएल नंबर्स आर नॉट नेसेसरली स्टॉक आइटम, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टोर के लिए। यूनिफाइड लिस्ट्स, यूनिफाइड लिस्ट्स ऑफ are common to all railways and facilitate easy exchange of information between the railways। अच्छा, पीएल नंबर कितने डिजिट का होता है? तो होता है 8 डिजिट का, 8 डिजिट का ये कोडिंग होती है इसकी, ठीक है। अब 8 डिजिट में क्या होता है, यहाँ पर आप दिखाया गया है, पहले 2 डिजिट ए, 2 डिजिट बी और 3 डिजिट सी और सिंगल लास्ट डिजिट होता है डी। इस तरह से इसका कैटेगराइजेशन किया गया है, ध्यान से समझ। अब ए जो है वो आपका मेन ग्रुप है, ए क्या है, मेन ग्रुप। मेन ग्रुप का मतलब आप इलेक्ट्रिकल से हो, आप एसएनटी से हो, आप कॉमर्शियल से हो, आप इंजीनियरिंग से हो, ठीक है, ये आपके मेन ग्रुप को बताएगा। उसके बाद होगा सब ग्रुप।
अच्छा मान लो आप एसएनटी से हो तो सिग्नल से हो या टेलीकॉम कॉम से हो, तो वहां पर सब ग्रुप का कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद सीरियल नंबर, उस पर्टिकुलर आइटम का एक सीरियल नंबर होता है, वो सी में 3 डिजिट का होता है, ठीक है। और लास्ट होगा चेक डिजिट, ठीक है। तो ध्यान रखना, मेन ग्रुप, सब ग्रुप, सीरियल नंबर एंड चेक डिजिट, ये 4 सेक्शन मिलके आपका पीएल नंबर डिसाइड करते हैं। मेन ग्रुप 2 डिजिट का, सब ग्रुप भी 2 डिजिट का, ठीक है। सीरियल नंबर आपका 3 डिजिट का और चेक डिजिट 1 नंबर का। अब एक मेन ग्रुप की बात की गई, जो पहले फर्स्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं, ठीक है, वो 0 से 09, ये स्टीम लोको के स्पेयर पार्ट्स जो हैं, स्टीम लोको अब बंद हो गया, उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो आपके मेन ग्रुप में रखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 10 to 19 डीजल लोको स्पेयर पार्ट्स के लिए मेन ग्रुप बनाया गया है, ठीक है। 20 से 29 इलेक्ट्रिक लोको स्पेयर पार्ट्स हैं, ठीक है। 30 से 39 कैरेज एंड वैगन स्पेयर पार्ट्स हैं, सीएनडब्ल्यू के स्पेयर पार्ट्स होंगे। 40 टू 49 इलेक्ट्रिकल स्टोर्स होते हैं। 40 टू 49 क्या होता है? इलेक्ट्रिकल स्टोर्स, ओके। एंड 50 टू 59 सिग्नल्स एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टोर्स, जो जहां पर आइटम्स होंगे, तो आपके लिए सिग्निफिकेंट कौन सा मेन ग्रुप का रहेगा? 50 टू 59, ये एसएनटी के आइटम्स यहां पर मिलेंगे मेन ग्रुप का, याद रखना 50 टू 59। आगे है 60 टू 69 परमानेंट वे पीवे एंड इंजीनियरिंग स्टोर, 60 टू 69 पीवे एंड इंजीनियरिंग स्टोर का मेन ग्रुप का कोड रहेगा। एंड 70 टू 79 जनरल स्टोर्स में सब चीज आ गया, जैसे आपको झाड़ू से लेके झाड़ू, सोप, फिनाइल, सोप्स और बहुत सारे टूल्स, ठीक है, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। 70 टू 79 एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 98 ग्रुप। 98 ग्रुप अगर मेन ग्रुप है तो समझ जाना कि ये स्क्रैप का मेन ग्रुप है। जब आइटम को आप स्क्रैप करोगे तो वहां पर एक पीएल नंबर इसको अलर्ट किया जाता है, दैट उसका जो मेन ग्रुप है वो आपका स्क्रैप का मेन ग्रुप कहलाएगा 98, ये ध्यान रखना। चलो, तो इस तरह से हमने पीएल नंबर का कॉन्सेप्ट देख लिया, और उसके पहले क्या देखा? नॉमेनक्लेचर, नाम कैसे रखते हैं वो देख लिया, ठीक है। उसके पहले हमने देखा जो स्टॉक आइटम्स में कितने कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह के स्टोर्स होते हैं, वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हमारा है नॉन स्टॉक आइटम। कंटिन्यू करें या 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? कंटिन्यू चलना होगा। अच्छा चलो, ठीक है, ठीक, ओके। हाँ, अब हम बात करेंगे नॉन स्टॉक आइटम्स। नॉन स्टॉक आइटम्स क्या होते हैं? ये एक बात तो समझ में आ गया कि इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम स्टॉक आइटम्स। नॉन स्टॉक आइटम्स आर रिक्वायर्ड ओकेजनली, कभी कभार इनकी जरूरत पड़ती है, एवरीडे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके यहाँ टोटल जो जो कंप्यूटर पर कंप्यूटर समझ लो, पीसी की बात करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर की बात करते हैं। मान लो 10 पीसी की जरूरत है, तो एक बार वन टाइम 10 पीसी आ गया, तो भाई इसकी कोडल लाइफ होती है 4 साल, 3 साल से पहले खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका आप एएमसी वगैरह करा देते हो, 3 से 4 साल इसकी जो कोडल लाइफ है वो। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने 10 कंप्यूटर एक बार परचेज कर लिया, तो आप फॉर द बीच में आप ये नहीं चाहोगे कि भाई आप बहुत सारा दूसरे कंप्यूटर ला दें, ऐसा आप नहीं सोचोगे कि भाई 4-5 कंप्यूटर एक्स्ट्रा रख लेते हैं, जब खराब हो तो हम इसको रिप्लेस कर लेंगे, ऐसे नहीं होता है। कंप्यूटर्स आपको ये आप स्टॉक में नहीं रख सकते। सोचो, अगर आपने एक तो कंप्यूटर अगर स्टॉक में रख लिया, एक बात समझना कि स्टॉक में रखने से क्या होगा, कंप्यूटर्स एवरी डे क्या होता है, उसमें नए नए वर्जन आते जाते हैं, नए नए एडवांसमेंट होते जाते हैं, नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम्स आते जाते हैं। तो क्या होगा, आप मान लो आपका कंप्यूटर खराब नहीं हुआ, 3 साल या 4 साल के बाद आपने अगर खराब हुआ, आपने रिप्लेस किया, तो होगा क्या? आप एक तो आपने पुराना वर्जन आपने वहां पर यूज कर लिया, ठीक है, क्योंकि आपको अभी आज के 3-4 साल बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो जाती है। तो ऐसे आइटम्स का जो
जो आप डे टू डे आप यूज नहीं करते हैं, सॉरी डे टू डे जिसकी डिमांड नहीं है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार लगा दिया तो इस बात का मोटे मोटे तौर से गारंटी हो गया कि 3 to 4 years आपको कुछ नहीं उसमें करना है, एक्सेप्ट नॉर्मल जो एएमसी होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अलावा आपको उसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो आप उसके लिए अलग से कभी भी 4 कंप्यूटर एक्स्ट्रा आप परचेज नहीं, मतलब ऐसे 10 10 + 4 14 नहीं परचेज करो, ठीक है। तो अब इसका मतलब यह है कि आप कंप्यूटर को स्टॉक आइटम बनाने नहीं जा रहे हैं, एक कंफर्म, ठीक है। तो अब ऐसे आइटम्स को आपको हर 4 साल 5 साल 6 साल ऐसे से जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम किस उसमें खरीदेंगे, नॉन स्टॉक आइटम मान के खरीदेंगे, इसीलिए कंप्यूटर्स को हम कोई पीएल नंबर नहीं अलॉट करते हैं, ठीक है। नॉन स्टॉक आइटम या प्रिंटर है वो नॉन स्टॉक आइटम में परचेज किया जाएगा, ठीक है। या स्पेशल टाइप का प्रिंटर है वो भी नॉन, फर्नीचर है, टेबल चेयर, ये भी नॉन स्टॉक आइटम में ही परचेज किए जाएंगे, ठीक है। ओके, नॉन स्टॉक आइटम्स आर रिक्वायर्ड ओकेजनली, ये कभी कभार इनकी जरूरत है, एंड नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, परचेज की। द आइटम्स विच आर नॉट फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड और हैविंग वन टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है, और हैविंग वन टाइम रिक्वायरमेंट, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट नहीं है और वन टाइम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। नो स्टॉक्स आर मेंटेन, ऐसे आइटम्स का हम स्टॉक मेंटेन नहीं करते हैं कि स्टोर्स में लाके रख दिया, ठीक है। ओके, दीज आइटम्स आर परचेज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत होती है तभी परचेज किया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। दीज आर परचेज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जब जरूरत, टू मीट स्पेसिफिक डिमांड, ठीक है, जो कंप्यूटर की स्पेसिफिक डिमांड होती है, ठीक है, एंड आर कॉल्ड नॉन स्टॉक एसेट, और ऐसे आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन स्टॉक आइटम्स। इनके लिए हम कोई पीएल नंबर अलॉट नहीं करते, इनको स्टोर्स में रखते नहीं है, आया और हमने इंस्टॉल किया और यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, 3 4 साल तक लगातार यूज करते रहते हैं, ठीक है। जब हमें पता चलेगा भाई खराब हो रहा है तो हम, और कोडल लाइफ पूरा हो गया उसमें होता है भाई 4 साल पूरा हो गया, नाउ वी वांट टू परचेज अगेन, तब आप उसका अलग फिर से एक नॉन स्टॉक इक्विपमेंट बनाते हैं, स्टोर को भेजते हैं, वहां से उसका जो भी तरीका है वेटिंग वगैरह होके फिर आपको वो फिर से परचेज हो जाता है। इट विल टेक 1 मंथ हार्डली, हाँ, 1 महीने बाद आपको नया कंप्यूटर मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको शुरू से ही डे फर्स्ट से ही स्टॉक करना शुरू कर दें, ठीक है। तो दिस इज, अब है इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग रिक्विजिशन ऑफ नॉन स्टॉक आइटम्स। जब भी आप नॉन स्टॉक आइटम के लिए एक मांग पत्र बनाते हैं, उसको उसका एक तो प्रॉपर जस्टिफिकेशन बनाना पड़ता है, आप उसको एक तो नोट पुटअप करते हैं, ठीक है, नोट, और उसको उसकी जरूरत को जस्टिफाई करते हैं, तो फिर वो अप्रूवल मिलता है सीनियर जीएसटी से, उसके पहले, अच्छा, उसके बाद वो अकाउंट के कॉन्करेंस में जाता है, भाई कॉन्करेंस अकाउंट का उसमें मीटिंग होता है, भाई जस्टिफाइड है नहीं है आपके पर्टिकुलर उसमें पैसा है, फंड में पैसा है या नहीं है, देन ओनली फाइनल होके, और तब आप फाइनली स्टोर को उसको परचेज के लिए आप बोलते हो, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है, ठीक है, ये आपको आने वाले टाइम में जरूरत पड़ेगा, ठीक है। नॉन स्टॉक आइटम्स आर जनरली दोज आइटम्स विच डू नॉट हैव रेगुलर टर्नओवर, इसका कोई रेगुलर टर्नओवर नहीं है। प्लानिंग ऑफ सच आइटम्स बाय स्टोर डिपार्टमेंट इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऐसे का स्टोर डिपार्टमेंट प्लान नहीं करता है, वो लाके 50 कंप्यूटर रख नहीं देगा कि आज आपको आपने मांगा कल उन्होंने मांगा, क्योंकि कंप्यूटर वगैरह स्पेसिफिक नेचर के, लोग अपनी अपनी बहुत डिमांड भेजते हैं, भाई मैं मान लो i3 वाला कंप्यूटर चाहिए, कोई i5 वाला बोलता है, ठीक है, तो वो आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही उसको जनरलाइज वे में इट कैन नॉट बी स्टोर्ड, ठीक है, नीड के अकॉर्डिंग ही परचेज किया जाएगा, ठीक है। आप उसका एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन बनाएंगे, भाई मुझे इस डिस्क्रिप्शन के बिहाफ पर ही कंप्यूटर चाहिए, तो आपको उस डिस्क्रिप्शन के लिए परचेज किया जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, स्टोर डिपार्टमेंट इज डिफिकल्ट एंड देयरफॉर यूजर डिपार्टमेंट्स, जैसे आपका डिपार्टमेंट यूजर डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, यूजर डिपार्टमेंट्स प्लान फॉर दीज आइटम्स ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एस्टिमेट्स, ठीक है, फॉर वर्क एंड देयर प्रोग्राम्स टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। अब मैंने तो कंप्यूटर एग्जांपल लिया, भाई हो सकता है अलग अलग तरह के भी आजकल स्पेशल पर्पस के लिए भी मशीनरीज आती हैं, कंप्यूटर्स आते हैं, ठीक है। ओके,
एज परचेज, जैसे आपके पास मान लो एक वेब्रिज है, तो वेब्रिज में अलग टाइप का कंप्यूटर लगेगा, उसके सॉफ्टवेयर वगैरह सब अलग होंगे, ठीक है। उसके लिए मतलब स्पेशल पर्पस के लिए तो आप पर्टिकुलर आप उसका एक रिक्वायरमेंट बनाएंगे, पर्टिकुलर मॉडल बताएंगे, तभी उसको आगे फर्दर परचेज ले सकते हैं। एज परचेज ऑलवेज टेक सम टाइम, हमें पता है कि भाई परचेज में आपको टाइम लगता है, 1 महीना, 20 दिन, 25 दिन, मे बी 1 महीना 10 दिन, टेक सम टाइम। एडवांस प्लानिंग इवन फॉर नॉन स्टॉक आइटम्स इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर। तो हम क्या करते हैं नॉन स्टॉक आइटम का, अब मान लो हमें जरूरत है कोई चीज जून महीने में, तो हम मई से उसका प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। हम वेट नहीं करेंगे कि डे लास्ट डे हम इसको परचेज के लिए पेपर्स बनाएंगे। पेपर का वर्क जो है वो पहले ही कर देंगे, इवन परचेज के लिए भेज भी देंगे, ठीक है। सो दैट कि जब हमारी जरूरत हमारी अराइज हो, मान लो जो जून लास्ट में उसकी जरूरत पड़ेगी, तो जून लास्ट तक हमें वो मटेरियल अवेलेबल हो जाए, ठीक है। आफ्टर वर्किंग आउट द रिक्वायरमेंट, सारी रिक्वायरमेंट को हम पहले वर्कआउट करते हैं, भाई समझते हैं कि इसी पर्टिकुलर टाइप का, नहीं तो मान लो गलत परचेज हो जाएगा तो फिर आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। गलत परचेज हो जाएगा, आप उसको रिजेक्ट करोगे, रिजेक्शन के बाद वो, अच्छा रिजेक्शन भी बहुत टफ होता है, ठीक है। एक बार किसी ने आपको मटेरियल दे दिया, इट इज वेरी टफ टू, आपकी गलती की वजह से मटेरियल लेगा नहीं वापस, तो क्या होगा, आपको कोई गलती नहीं करनी है कि अपनी पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग सारा वर्कआउट करना है, ठीक है। यूजर डिपार्टमेंट सबमिट दोज रिक्वायरमेंट्स टू द फीडिंग स्टोर। अब जैसे मान लो आपका फीडिंग स्टोर साबरमती है, उसको भेज देगा, ठीक है। डिपो ऑन रिक्विजिशन फॉर्म, अच्छा एक फॉर्म बनता है जिसको हम एक रिक्विजिशन फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। उस फॉर्म का नंबर होता है S1302। अच्छा आजकल ये जो फॉर्म है ये आप डायरेक्टली कंप्यूटर से ही भेज सकते हैं, यूडीएम के थ्रू, यूजर डेपो मॉड्यूल के थ्रू। आपके पास डिजिटल सिग्नेचर होता है, वहीं से फॉर्म पर्टिकुलर इसका सब कुछ जनरेट करके आप जनरेट करके हायर अथॉरिटी को भेजेंगे, हायर अथॉरिटी फिर उसको अप्रूव करेंगे, अप्रूव करने के बाद सब सब डीएससी से, सब कंप्यूटर से चलेगा, डीएससी से फिर उसके बाद वो अकाउंट डिपार्टमेंट को जाएगा, अकाउंट डीएससी के थ्रू वेट करेगा और देन द सेम विल बी सेंड टू स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। फॉर्म का नंबर है S1302, ठीक है, 130, नॉन स्टॉक आइटम के लिए। दिस रिक्विजिशन शुड बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन टाइम ऑन वन फॉर्म। अच्छा एक ध्यान रखना, एक फॉर्म में एक ही आप आइटम मेंशन करोगे, ठीक है। जैसे मान लो कंप्यूटर है तो 5 कंप्यूटर्स लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म में कंप्यूटर भी चाहिए, चेयर भी चाहिए, टेबल भी चाहिए, ठीक है, ओके, ऐसे नहीं। वन टाइम एक टाइप के आइटम के लिए एक ही फॉर्म, बट नंबर इज इमटेरियल, आप उसमें 5 क्वांटिटी डालो, 10 की क्वांटिटी डालो, डजंट मैटर। तो दिस requisition should be prepared on basis of one item on one time, sorry, one item on one form in duplicate। अच्छा 2 लीफ में बनेगा ये, ठीक है। अब तो खैर कंप्यूटर में बनता है तो डुप्लीकेट कितने भी प्रिंट आप ले सकते हो, हार्डली मैटर, ठीक है। पहले जब लीफ बनता था तो डुप्लीकेट बनता था, तो एक कार्बन रख के आप उसको बनाते थे। वन कॉपी विल बी रिटेन्ड बाय द इंडेंटिंग ऑफिसर। एक कॉपी जो है, जो इंडेंट कर रहा है ऑफिसर, जैसे सीनियर डीएसपी साहब हैं वो इंडेंट कर रहे हैं, तो वो एक कॉपी वो अपने पास रख लेंगे। एज दिस ऑफिस कॉपी एंड अदर कॉपी विल बी सबमिटेड टू द फीडिंग स्टोर, और दूसरी जो कॉपी है वो स्टोर डिपार्टमेंट को चली जाएगी फॉर द परचेज पर्पस, डेपो थ्रू द ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू सैंक्शन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। और वहां पर जो भी वहां पर सीनियर डीएमएम होंगे या डिप्टी सीएमएम होंगे, वो उसको अप्रूव करके और फर्दर परचेज के लिए अप्रूव कर देंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एबीसी एनालिसिस। ये थोड़ा मैथमेटिकल है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एबीसी एनालिसिस ये थोड़ा समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। ये आपको, आप घर में भी अगर स्टोर है, किसी के पास सिंपल दुकान है, तो भी वहां पर एबीसी एनालिसिस करके ही वो ऐसा नहीं होता है कि जिस आइटम की डिमांड ना हो उसको उस पे पैसे ब्लॉक कोई नहीं करता है। और रेलवे भी कभी भी ऐसे आइटम जिसकी डिमांड कम से कम हो उसको ज्यादा परचेज करके अपना मनी कभी ब्लॉक नहीं करना चाहेगी। तो इसीलिए सभी आइटम्स को देखा जाता है, उसकी यूटिलिटी देखी जाती है, उसका नियर फ्यूचर में क्या कितना यूज होगा, वो सब देखने के बाद एक एनालिसिस है, एक मैथमेटिकल
फॉर्मुलेशन होता है और उसी हिसाब से फिर फर्दर परचेज होता है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं एबीसी एनालिसिस। ठीक है, एबीसी एनालिसिस इज डेराइव्ड फ्रॉम द टर्म द परेटो प्रिंसिपल। एक बहुत बड़े एक मैथमेटिशियन बोले या मैनेजमेंट गुरु बोले जिनका नाम था परेटो। परेटो ने बताया कि नेम्ड आफ्टर इटालियन इकोनॉमिस्ट वेल्फ्रेडो परेटो। ये लाइफ में भी यूज होता है परेटो प्रिंसिपल। हाँ, इट इज कॉल्ड 80/20 रूल। मतलब 80/20 रूल आप कहीं भी लगा सकते हो। अगर आपके पास मान लो 100 आइटम है तो 100 आइटम में केवल 20 आइटम ही ऐसे होंगे जिनके लिए ना आप डे टू डे आपको वर्क करना पड़ेगा, और 80 आइटम ऑलमोस्ट आइडल होंगे, उतना ज्यादा डिमांडिंग नहीं होंगे, उतना ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन 20 आइटम ऐसे होंगे जो लाइव होंगे, जो आप इवन ऑफिसर भी उसी आइटम के बारे में पूछे, अच्छा उसके बारे में बताओ, वो हमेशा उस 20 की कटेगी। तो मतलब कहते हैं कि इसका मतलब 80/20 रूल का मतलब होता है कि आप 20 आइटम पहले उन 20 आइटम को आइडेंटिफाई कर लो जो ज्यादा क्रिटिकल और क्रुशियल हैं, उन्हीं पर सबसे ज्यादा वर्क करो, तो आपका जो 80% वर्क है ना वो उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब यू कैन गेट 80% आउटपुट बाय टेकिंग केयर ऑफ 20% आइटम्स। ये कहता है आपका परेटो प्रिंसिपल। ठीक है, चलो जैसे एक सिंपल एग्जांपल लें कि आपका 8 घंटे की ड्यूटी में वो 2 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पूरे दिन का आउटपुट दे देते हैं, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे समझ लो, कुछ ऐसे समझ सकते हो। दिस प्रिंसिपल सजेस्ट दैट 80% ऑफ टोटल आउटपुट, ध्यान समझना, 80% ऑफ टोटल आउटपुट इज जनरेटेड ओनली बाय 20% ऑफ द वैल्यूएबल एफर्ट। आपने जो 20% वैल्यूएबल एफर्ट लगाया है उससे आप 80% जो है टोटल टारगेट आपका पूरा हो रहा है। ठीक है, तो ठीक है, इसको ये तो एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, इसी के बिहाफ पर एबीसी एनालिसिस। स्टोर्स में एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, एक फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोलते हैं टीओआर, टर्न ओवर रेशियो। टर्न ओवर रेशियो, टीओआर क्या कहता है? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, टोटल इन्वेंट्री बैलेंस इन रुपीस। अगर मान लो आप आज की डेट में टीओआर निकालना चाहते हो तो आपको देखना पड़ेगा आपके टोटल स्टॉक में कितने रुपए का बैलेंस स्टॉक आज की डेट में पड़ा है। मान लो सभी चीजों का बैलेंस स्टॉक आज की डेट में कैलकुलेट करो जो आपके टैली बुक पर है, मान लो वो 10 लाख रुपए का आता है। ठीक है, और हाँ अच्छा, और मान लो आज आपने जो इशू किया, ठीक है, इशू किया आपने 2 लाख रुपए का, तो वो 10 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100 आपका क्या बनाएगा? टीओआर बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल इन्वेंट्री बैलेंस है, हाँ बैलेंस इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं बैलेंस ऊपर है और इशू नीचे है। ठीक है, टोटल इन्वेंट्री बैलेंस इन रुपीस डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ स्टोर्स इशूड ड्यूरिंग, आपने कितना इशू किया। ठीक है, इसका रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 यू विल गेट द टीओआर। ठीक है, अच्छा अब रेलवे को इसके लिए काम करना पड़ता है, टीओआर मेंटेन करना पड़ता है उसको। ठीक है, रेगुलर भाई डिमांड सप्लाई के गैप को कंप्लीट भरने के लिए, और जो इन्वेंट्री है उसको मिनिमम रखने के लिए। इन्वेंट्री का मतलब एक तरह से डेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, उसको उसको मेंटेन रखने के लिए रेलवे को टीआर को बहुत एक मार्जिनल लेवल में मेंटेन करना पड़ता है। तो हमें टारगेट मिलता है, रेलवे टारगेट भाई इसकी वैल्यू अराउंड 15% आप रख सकते हैं। ठीक है, टीआर कभी भी 15% के आसपास ही होना चाहिए, देन इट इज सेट कि आपका स्टोर अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, अगर टीओआर 15 के आसपास नहीं है इसका मतलब योर एफिशिएंसी इज वेरी लेस और आपका स्टोर बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब टीओआर अच्छा है, इसका मतलब बैलेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए, जो इन्वेंट्री का बैलेंस है ऊपर वाला, इसको आप बोलते हो क्या? न्यूमरेटर मिनिमम होना चाहिए, और इशू ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इशू ज्यादा से ज्यादा होगा इसका मतलब यह है कि चीजें जो है जो आपने प्लान किया था, प्लान के हिसाब से आपने सही आइटम्स प्लान किए थे, सही आइटम्स ज्यादा इशू हो रहे हैं। ठीक है, आप अपना मान लो दुकान है तो सोप ज्यादा बिक रहा है तो सोप आप ज्यादा रखोगे तो इशू ज्यादा होगा, नेचुरल सी बात है। ठीक है, द टारगेट ऑफ टीओआर इज जनरली केप्ट अराउंड 15%। द एफिशिएंसी with regards to service is worked out by compiling कंपाइलिंग कंप्लायंस परसेंटेज ऑफ मटेरियल अगेंस्ट। ये तो छोड़ो, मतलब कुल मिला के टीओआर का उतना ही मतलब हुआ कि भाई आपको इश्यूज ज्यादा से ज्यादा रखने हैं, ऐसे आइटम चूज करके रखना है अपने शॉप में, अपने
स्टोर में जिसका इशू ज्यादा से ज्यादा हो, जिसकी अच्छा इशू किसका होगा, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी, ठीक है। और इस तरह से आपको जो एक्स्ट्रा जो इन्वेंट्री है ना बैलेंस वो कम आएगा, ठीक है, इशू ज्यादा आएगा। द टारगेट फॉर कंप्लायंस इज केप्ट बिटवीन 90। अच्छा एक भी ध्यान रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि आप वो आइटम्स रखना ही बंद कर दो। जो कभी कभी कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं जो सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, सोप के साथ वो मान लो ऑयल भी खरीदने आते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि भाई सोप रखने के चक्कर में आप ऑयल रखना बंद कर दो, ठीक है। तो इसका मतलब होगा आप ऑयल के लिए उस कस्टमर को मना कर रहे हो, इसका मतलब आपका कंप्लायंस डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्लायंस का भी टारगेट आपको दिया जाता है कि भाई आपको 95 टू 98% आपको कंप्लायंस रखना है कि आपने आपने सेटिस्फैक्टरली 95 टू 98% लोगों को आपने सेटिस्फैक्टरली सर्विस प्रोवाइड किया, ठीक है। और वाइटल एंड सेफ्टी आइटम, अच्छा अब रेलवे ने क्या किया है, कुछ आइटम्स को कैटेगराइज किया है। एक का नाम होता है, एक टाइप का आइटम होते हैं जिसको हम वाइटल कैटेगरी देते हैं, दूसरे आइटम को नाम देते हैं सेफ्टी कैटेगरी आइटम, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे। तो वाइटल आइटम्स, सेफ्टी आइटम्स, ठीक है, इनके लिए जो कंप्लायंस है, ठीक है, वो 100% होना चाहिए, ठीक है। अब है स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ एबीसी आइटम्स, ये जरा समझ लेना थोड़ा जल्दी से। ए कैटेगरी आइटम हम किसको बनाएंगे, तो एबीसी में ए कैटेगरी आइटम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। आपके पास मान लो 100 डिफरेंट टाइप्स के आइटम है, हाउ विल डिसाइड ए कैटेगरी आइटम विल बी दिस ओनली। तो ए कैटेगरी आइटम्स आर हाई वैल्यू आइटम्स, ए कैटेगरी आइटम्स आर हाई वैल्यू आइटम्स जिनकी वैल्यू ज्यादा है। कितना है, अबाउट 70% वैल्यू ऑफ टोटल स्टोर्स। भाई आपके स्टोर में मान लो 10 लाख रुपए का टोटल सामान है, तो ए कैटेगरी आइटम वही आइटम होगा जो करीब करीब 7, जिसकी कीमत 6-7 लाख रुपए हो, उसको आप क्या कर दोगे। अब सोचो 100 आइटम में 2-3 आइटम ऐसे होंगे जिनकी कीमत करीब करीब 6 लाख रुपए हो, और बाकी 4 लाख में से 97 आइटम्स होंगे, ठीक है। तो जो 3 लाख, जो 7-6 लाख वाले हैं वो उनके टाइप्स कितने हैं, 3, लेकिन उन्होंने स्टोर में अपनी 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 वैल्यू कितनी ज्यादा बढ़ा के रखी है, मोर देन 50%, 60% जैसी, ठीक है। और बाकी 93 आइटम्स ऐसे हैं जो बेचारे केवल 4 लाख रुपए के। तो फिर से समझना, ए कैटेगरी आइटम्स आर हाई वैल्यू आइटम्स constituting about 70% of value of stores but representing only 10% of items, और उनकी संख्या कितनी, केवल 10% हो। जैसे एग्जांपल ने 100 आइटम है तो केवल 10 ही आइटम होगा जिनकी कीमत जो है वो 7 लाख रुपए के आसपास होगी। दिस कैटेगरी आइटम्स आर मॉनिटर्ड राइट फ्रॉम इंडेंट टेंडर सीट स्टॉकिंग इशू, सब की जो मॉनिटरिंग होती है वो पीएचओडी लेवल पर होती है। पीएचओडी का मतलब होता है स्टोर डिपार्टमेंट के पीसीएमएम और आपके डिपार्टमेंट के सीएसटी, ठीक है, या पीसीएसटी, ये लोग मॉनिटर करते हैं एक कैटेगरी आइटम। फिर से मैं बता देता हूँ एग्जांपल के थ्रू। 10 लाख रुपए के आपके टोटल स्टोर वैल्यू में से 10% आइटम, 100 आइटम है जिसमें, और 100 आइटम का जो है वो 10 लाख रुपए की टोटल वैल्यू है, ठीक है, जिसमें 10% आइटम ऐसे होंगे, मतलब 10 आइटम ऐसे होंगे जिनकी कीमत 7 लाख के आसपास होगी, और बाकी 90 आइटम्स ऐसे होंगे जिनकी कीमत केवल और केवल 3 लाख रुपए। तो आप ध्यान किधर दोगे, 7 लाख वाले पर, भाई बहुत ज्यादा पैसा ब्लॉक्ड है, ठीक है। और 7 आइटम, और वो जो 7 लाख वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, केवल 10 टाइप के हैं, जबकि बाकी बचे हुए जो 3 लाख के आइटम है उनकी संख्या कितनी, 90 डिफरेंट टाइप्स है। तो 90 डिफरेंट टाइप्स पे हम कम ध्यान देंगे इन कंपैरिजन टू दिस वन, ठीक है, जो 10 आइटम्स हैं जिनकी कीमत 7 लाख रुपए है। इनको हम, ऐसे आइटम्स को हम ए कैटेगरी आइटम बोलते हैं। इसकी मॉनिटरिंग, टेंडरिंग, रिसीट सब के सब मॉनिटर होती है हाई लेवल में, ठीक है। इसके बाद दूसरा है बी कैटेगरी आइटम। बी कैटेगरी आइटम्स आर मॉनिटर्ड नॉट सो क्लोजली, इसको हम बहुत अच्छे से मॉनिटर नहीं करते हैं स्ट्रिक्टली एज ए कैटेगरी, बट कंट्रोल्ड, इसके भी कंट्रोल को हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। और ये पीसीएम नहीं कर सीएम लेवल पर इसकी मॉनिटरिंग होती है, ठीक है, एक लेवल नीचे। अब ये कितना होता है,
20% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स कंप्राइजेस से 20% ऑफ आइटम। अब बी कैटेगरी में ध्यान से समझना कि अभी हमारा 7 लाख रुपए का जो आइटम था वो हमने ए कैटेगरी, 10 आइटम थे जो हमने ए कैटेगरी बना दिया। अब क्या है, अब 20%, 20% का मतलब हुआ 20 आइटम्स ऐसे होंगे 10 के अलावा, अब 10 हमने हटा दिया, अब 100 में से 20 और ऐसे आइटम हमने आइडेंटिफाई किए जिनकी कीमत 2 लाख रुपए है। 20% का मतलब 2 लाख रुपए, 2 लाख। अब 3 लाख में से 3 लाख वाले आइटम कितने थे, 90 आइटम्स थे। उन 90 आइटम्स में 20 आइटम्स ऐसे हैं जिसकी कीमत 2 लाख रुपए है, उनको हम बनाते हैं बी कैटेगरी आइटम। ओके, समझ में आ गया? तो सोचो ए और बी मिला के कितना हो गया, 70 + 20, 90% आपका मनी, दैट इज 9 लाख रुपए ए और बी कैटेगरी मिला के हो जाता है। अब 1 लाख रुपए के कितने आइटम्स रह गए आपके पास, 80 आइटम्स, छोटी छोटी बहुत सस्ती चीजें, ठीक है, तो उनको हम सी कैटेगरी में डालते हैं। सी कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ ओनली 10% ऑफ वैल्यू ऑफ स्टोर्स बट इन्वॉल्व 70% ऑफ क्वांटिटी। कंट्रोल कैन बी एक्सरसाइज एट लोअर लेवल। ठीक है, इसका जो कंट्रोल है वो लोअर लेवल पर होता है, क्योंकि 1 लाख रुपए के लिए और 70 अलग अलग चीजों के लिए आपको वर्क करना है तो छोटे लोगों को दे दिया जाता है, ज्यादा पैसे वाले हैं वो बड़े लोग मॉनिटर करते हैं। तो कभी भी ए कैटेगरी का परचेज होता है ना, तो सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं, भाई बहुत पैसा लगने वाला है, रेलवे का बहुत सारा ब्लॉकेज होने वाला है, तो ए कैटेगरी आइटम शुड बी कंट्रोल बाय हाईएस्ट लेवल, ये छोटे लेवल को हैंडल करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत अभी तक? चाहो तो एक बार ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी इसमें आप खुद से पढ़ लो, जस्ट 1 मिनट का टाइम है आपके पास, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो। तो आई थिंक आपको ए कैटेगरी आइटम, बी कैटेगरी आइटम और सी कैटेगरी आइटम का आइडिया आ गया। ये आप अपने स्टोर में इसको आप लेवल करके रखते हो कि भाई ये आइटम ए कैटेगरी है, अमुक आइटम बी कैटेगरी है, सी कैटेगरी, आप उसको मेंशन करके रखोगे ताकि आप ए कैटेगरी पर ज्यादा ध्यान दे सको। उसमें टूट फूट नहीं होनी चाहिए बिकॉज वो बहुत कॉस्टली आइटम होता है। ठीक है, और उसमें उसके प्रिजर्वेशन के लिए भी आपको ध्यान रखना है, उसको एवरीडे आके ऑलमोस्ट एक नजर रखनी है कि भाई हाँ इट इज, इनकी जो संख्या है वो बराबर है, कहीं पर कोई पिल्फरेज नहीं हुआ है, कहीं पर चोरी नहीं हुई है, सब एवरीथिंग इज इंटैक्ट। ए कैटेगरी आइटम आप सबसे ज्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, ठीक है। रिसीट, इशू एंड बैलेंसेस आर मॉनिटर्ड थ्रू बिन कार्ड्स। ठीक है, और आप बिन कार्ड ओपन कर लेते हैं जिसमें आप ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी आइटम के लिए उसको रिसीट और इशू भी, टैली बुक पर भी आप उसको कर सकते हैं रिसीट और इशू। एनुअल एवरेज कंजम्पशन, एएसी, भाई हर आइटम का एक एक कॉन्सेप्ट होता है भाई आप कि एनुअली एक साल में कितना एवरेज कंजम्पशन कितना है। जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई आइटम है, उसका पूरे साल में 100 की संख्या ही कंज्यूम होगी। ठीक है, तो एनुअल एवरेज कंजम्पशन ऑफ ए कैटेगरी आइटम्स इज रिव्यूड एंड फिक्स्ड बाय पीएचओडी ऑफ कंज्यूमिंग डिपार्टमेंट। हाईएस्ट लेवल पीएचओडी लोग इसको मॉनिटर करते हैं कि भाई एसी कितनी रखी जाए ए कैटेगरी आइटम, बिकॉज ए कैटेगरी आइटम का एसी बढ़ने का मतलब है कि रेलवे का बहुत सारा पैसा ब्लॉक होना, तो बहुत ही सोच समझकर ए कैटेगरी आइटम की आपकी वो रखी जाती है। ठीक है, एसी। आगे चलते हैं। ठीक है,
ये एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको समझ सकते हैं। अब मैं एग्जाम्पल लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, चलो अगर टाइम मिला तो मैं इस एग्जाम्पल पर आऊंगा कि हाउ टू मैथमेटिकली कैसे समझें, ए कैटेगरी आइटम कैसे बनाएंगे, बी कैटेगरी आइटम कैसे बनाएंगे और सी कैटेगरी आइटम कैसे बनाएंगे। मैं फिलहाल इसको इस पोर्शन को थोड़ा सा स्किप करता हूँ, ठीक है। अब मैंने समझा दिया ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, हाँ उसी का एक मैथमेटिकल मॉडलिंग यहाँ पर है। मैं इसको फिलहाल स्किप करता हूँ। हाँ? चलो, तो एक तो हुआ एबीसी एनालिसिस। अब दूसरी जो एनालिसिस रेलवे में यूज होती है उसको हम बोलते हैं वीईडी क्लासिफिकेशन या वीईडी एनालिसिस, ठीक है। जैसे एबीसी आपने देख लिया, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, ऐसे ही वीईडी, बी स्टैंड्स फॉर वाइटल, ई स्टैंड्स फॉर इसेंशियल और डी स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल, ठीक है। वाइटल आइटम है, इनके ऊपर एक आइटम होता है सेफ्टी आइटम, ठीक है। चलो वो भी वीईडी की बात करते हैं, वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल, ठीक है। ABC classification is on the basis of consumption value of item and does not give any importance to the critically of the item and therefore only ABC classification is not adapted। होता क्या है, ABC एनालिसिस करने के लिए हम केवल पैसे पर ध्यान देते हैं, भाई ए कैटेगरी को ज्यादा वैल्यू दो, ए कैटेगरी ज्यादा नहीं परचेज करना है, रेलवे का बहुत सारा पैसा ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो ठीक है, अब उनको ये नहीं हम डिसाइड कर सकते कि भाई ए कैटेगरी में रखा जाए, अभी वो बड़े वाइटल होते हैं, उनको आप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सिंपल सी बात करते हैं, टॉयलेट सोप की बात करते हैं, या जो ट्रेन में लिक्विड सोप यूज होता है। अब कोई भी जाएगा, अगर एनीवन इज यूजिंग द टॉयलेट्स ऑफ द रेलवे, तो उसको क्या करना है, आपको हैंड वॉश तो करना ही है, वो फिर होना चाहिए, पर ये आप नहीं देखेंगे वहां पर ये तो इसके लिए तो बहुत खर्चा हो रहा है, इतने सारे जगहों पर इसको यूज करना, तो मतलब वहां पर हम कई बार एबीसी एनालिसिस को हम थोड़ा साइड में रखेंगे, ठीक है। ठीक, नीड के हिसाब से चीजें और भी, या उसकी पब्लिक डिमांड के हिसाब से चीजें और भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वही है, क्लासिफिकेशन डन ऑन बेसिस ऑफ क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम इज नोन एज वीईडी। क्रिटिकलिटी को अगर ध्यान में रखें, ठीक है, तो हम वीईडी एनालिसिस करेंगे, where the items are classified as vital, essential and desirable। Vital items are those items which are very critical for the operations and do not permit any corrective time। मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पर, मैं लोगों की बात करूं, लोगों में जो ब्रेक होते हैं ना, ब्रेक, अब ब्रेक बड़े इंपॉर्टेंट है, आपका लोको बहुत अच्छा काम कर रहा है, इफ ब्रेक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ना, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि भाई आपका लोको काम करते हुए भी शायद ऑपरेशंस के लिए फिट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे अब ब्रेक नहीं है तो ब्रेक या तो ब्रेक शूज में प्रॉब्लम है या ब्रेक सिलेंडर में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको उसको तुरंत ही उसको ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे आइटम्स को हम वाइटल कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ हम फिर पैसे नहीं देखेंगे कि महंगा है सस्ता है क्या है, ठीक है, वाइटल कैटेगरी में इसको रखेंगे और इसको हम प्राइमरीली इसको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो करेक्टिव टाइम, दैट इज दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड ऑफ द शेल्फ इफ दे आर नॉट अवेलेबल। मतलब आप अगर ब्रेक नहीं है तो ऐसे नहीं बोल सकते भाई लोगों तो तैयार है आप लोगों को ले जाओ, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको उसके पूरी तरह से मेजर लेने पड़ेंगे, ठीक करना पड़ेगा, देन ओनली इट्स कैन बी वर्क। उसको हम वाइटल कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। दे कैन, हाँ, इसेंशियल आइटम्स आर कंपैरेटिवली लेस क्रिटिकल, और जो क्रिटिकलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है वीईडी, क्रिटिकलिटी ऑफ द आइटम, इसेंशियल आइटम्स आर कंपैरेटिवली लेस क्रिटिकल, तो थोड़ा सा कम क्रिटिकल है, उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, इसको हम रखते हैं इसेंशियल आइटम्स में, ठीक है। एंड वर्क विदाउट देम कैन बी मैनेज। और मान लो ऐसे, जैसे मैं बात कर रहा था टॉयलेट सोप की, अगर मान लो एक दिन किसी टॉयलेट में पर्टिकुलर में सोप कम है या नहीं है तो ठीक है, चल जाएगा, कोई एक्सीडेंट होने का कोई खतरा नहीं है, लेकिन है वो इसेंशियल, वाइटल नहीं है, बात अलग है, दैट इज बट इसेंशियल है, ठीक है। मान लो जैसे किसी ट्रेन में पैंट्री कार नहीं है,
तो ठीक है, पेंट्री को हम वाइटल नहीं बना सकते, इसेंशियल जरूर बनाएंगे। क्यों? हो सकता है एक रात में कोई कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, उससे कोई मरेगा नहीं, बट भाई भूख तो सबको लगेगी, ठीक है, तो इसीलिए पेंट्री कार कुड बी इसेंशियल, ठीक है, बट नॉट वाइटल। ऑल रिमेनिंग आइटम्स आर नोन एज डिजायरेबल। इसके अलावा जो भी चीजें हैं, नॉर्मल चीजें हैं, जैसे मान लो आपको टॉवल दिया, सॉरी बेडशीट दे दिया, ब्लैंकेट दे दिया, बेडशीट ब्लैंकेट दे दिया और टर्कीज नहीं दिया, हैंड टॉवल नहीं दिया, तो हैंड टॉवल डिजायरेबल है, ठीक है। अगर हैंड टॉवल स्टॉक में नहीं है तो नहीं मिला, तो उसमें कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं है, तो उसको हम किस में रखते हैं? डिजायरेबल। हाँ, मिले तो अच्छा है और नहीं मिले तो भी चल जाएगा, तो दैट काइंड ऑफ आइटम्स आर केप्ट इन डिजायरेबल कैटेगरी आइटम। आजकल रेलवे ने एक नया और कॉन्सेप्ट यूज किया है वीडी के अलावा, पीएन आइटम। पीएन का मतलब होता है पैसेंजर नेसेसिटी आइटम, पैसेंजर को जरूरत है। जैसे आपको पता है कि पहले जो मोबाइल्स नहीं हुआ करते थे, तो मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स नहीं हुआ करते थे कोचेज में, मोबाइल को चार्ज करने के लिए जो पॉइंट्स आते हैं वो नहीं होते थे। लेकिन आज पब्लिक को, आज सबको पता है कि लोग अपना मोबाइल ले जाते हैं, अपना लैपटॉप ले जाते हैं ट्रेन में, तो उसके लिए वो उन्होंने ट्रेन में एक सॉकेट को की व्यवस्था कर दी। भाई आजकल जो नए कोचेज आ रहे हैं उसमें चार्जिंग पिन्स होते हैं, ठीक है, चार्जिंग फीमेल पिन्स होती हैं, उसमें आप मोबाइल चार्ज करो, तो इस ऐसे को हम पैसेंजर नेसेसिटी आइटम की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। पैसेंजर की जरूरत है, दैट्स व्हाई रेलवे ने अपने आप को मॉडिफाई किया और इन आइटम्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल लिया चार्जिंग पॉइंट का, इट कुड बी बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स हो सकते हैं पैसेंजर नेसेसिटी आइटम, ठीक है। ठीक है? चलो आगे बात करते हैं, जल्दी से बात कर लेते हैं भाई। प्लेसमेंट ऑफ रिक्विजिशन और इंटेंट। हम कैसे मांग पत्र कैसे बनाएंगे? मांग पत्र का मतलब होता है किसी आइटम की डिमांड कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिमांड बनता कैसे है? ऑल इश्यूज फ्रॉम अ स्टोर डिपो आर मेड ऑन रिटन रिक्विजिशन। जितने भी आपको इशू किए जाते हैं वो सब रिटन रिक्विजिशन पर आते हैं। ऐसे नहीं कि आप जाके बोल दोगे भैया मुझे जरूरत है दे दो, ठीक है, आपको राइटिंग में देना पड़ेगा, और राइटिंग में ही नहीं, आपके एसएससी का साइन होगा और उस पर मतलब फिर ऑफिसर का साइन होगा, देन ओनली यू कैन आस्क सेम मटेरियल फ्रॉम द स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। आर रिटन रिक्विजिशन ऑन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म बाय द इंडेंटर। अच्छा, उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ऐसा नहीं सिंपल चिट्ठी जाके ले आए, ठीक है, तो उससे फिर अकाउंट डिपार्टमेंट के साथ अकाउंटल नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टोर से जो मटेरियल आप लेते हो उसका प्रॉपर अकाउंटल होता है विद द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अकाउंट कितने का आपने मटेरियल लिया, तो वो डेबिट क्रेडिट के लिए प्रॉपर फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है। दीज शुड बी साइंड बाय गजेटेड ऑफिसर। तो जो आपका डिमांड है, रिक्विजिशन है, वो कौन साइन करेगा? गजेटेड ऑफिसर साइन करेंगे, एडीएसटी वगैरह साइन करेंगे, ठीक है, एएसटी साइन करेंगे, ठीक है, गजेटेड ऑफिसर एक्सेप्ट इम्प्रेस्ड शेड्यूल। इम्प्रेस्ड शेड्यूल भी एक तरह का रिक्विजिशन फॉर्म है जो कि पहले ही डिसाइड हो चुका होता है, उसमें फिर किसी गजेटेड ऑफिसर की जरूरत नहीं होती है, उसमें एसएससी का साइन सफिशिएंट है, ठीक है। इम्प्रेस्ड शेड्यूल के अलावा जितने भी डिमांड हैं वो सब के सब गजेटेड ऑफिसर से साइन किए जाएंगे। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ फॉर्म्स इन यूज। अलग अलग तरह के फॉर्म है जो आप यूज करते हैं आजकल। यूडीएम यूनिफॉर्म यूजर डिपो मॉड्यूल पर, या डायरेक्टली अपनी डिजिटल सिग्नेचर यूज करके, डिजिटल सिग्नेचर यूज करके ये सारे डिमांड्स आप डाल सकते हैं। फिजिकल फॉर्म्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिक्रूटमेंट शेड्यूल, लेकिन फॉर्म नंबर यही रहेगा, ध्यान रखना, आप चाहे फिजिकल बनाइए या आप जाके कहाँ पर कंप्यूटर में यूडीएम में बनाइए, आपको फॉर्म नंबर चेंज नहीं है। रिक्रूटमेंट शेड्यूल फॉर इम्प्रेस्ड स्टोर, फॉर्म नंबर S1830, ध्यान रखना, ये शेड्यूल इम्प्रेस्ड के लिए है, ठीक है। अब शेड्यूल इम्प्रेस्ड में किसका साइन होगा? अभी मैंने बताया एसएससी का साइन होगा, चलेगा, ठीक है। कंबाइंड रिक्विजिशन एंड इशू नोट। अब कंबाइंड रिक्विजिशन एंड इशू नोट जो S1313 है उसमें ऑफिसर का साइन होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तीसरे टाइप का जो फॉर्म था वो है सेपरेट रिक्विजिशन फॉर्म S1302, इसमें भी ऑफिसर का साइन होगा, ठीक है।
तो ये जस्ट फॉर नॉलेज था। अब लिखना हो तो छोटे छोटे लिखते चलना। अब है कि भाई पॉइंट्स टू ऑब्जर्व व्हाइल प्लेसिंग रिक्विजिशन। अगर आपको रिक्विजिशन बनाना है तो कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। भाई आपको मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ देता हूँ कि जो ए पॉइंट है, इंडेंटर जो है वो साफ सुथरा नॉमेनक्लेचर प्लेस करे, ठीक है, पीएल नंबर वगैरह सही लिखे, करेक्ट कोड लिखें, ठीक है, यूनिट सही लिखें। ये सारी बातें आपको फॉर्म के समय ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं, इसको मैं पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, बट रेलवे की ये गाइडलाइंस है, इसीलिए इसको मैंने इसको पॉइंट्स में रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। आगे है, बात करते हैं डेपो ट्रांसफर क्या होता है। इसका फॉर्म नंबर इंपॉर्टेंट है, S1320, ये डेपो ट्रांसफर के लिए है, ठीक है। अच्छा, एक मजे की बात है, ये डेपो ट्रांसफर कैसे यूज करना है। सपोज मुंबई में एक स्टोर डिपार्टमेंट का बड़ा डेपो है और वहां पर डेपो में कोई आइटम है, वो आपको चाहिए, तो आप क्या डायरेक्टली स्टोर से ले पाओगे? शायद नहीं। आप अपने फीडिंग डेपो साबरमती को बोलोगे भाई मुझे मुंबई में वो आइटम है, मुझे चाहिए, तो ये जो स्टोर है साबरमती का, ये मुंबई वाले स्टोर से रिक्वेस्ट करेगा, कैसे? DTR के थ्रू, ठीक है। भाई मुझे आइटम चाहिए, मुझे किसी कंसाइनी को फीड करना है, तो वहां पर ये फॉर्म यूज होते हैं, DTI और DTR, ठीक है, ठीक है। S1320, और जब हमारे पास हमारे स्टोर में आ जाएगा, आपके नियरेस्ट फीडिंग स्टोर में आ जाएगा, तो वहां से आप इशू करवा सकते हैं, ठीक है। DTI और DTR, द फॉर्म shown below should be used in connection with the transfer of stores from one depot to another, ठीक है, एक स्टोर डिपो से दूसरे स्टोर डिपो। S1320 ध्यान रखना, ठीक है, डेपो ट्रांसफर के लिए, ठीक है। और डेपो ट्रांसफर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तो प्लीज फॉर्म नंबर जरूर याद रखना। बाकी प्रोसीजर्स जो हैं वो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं, उसको फॉलो कर लिया जाएगा, ठीक है। फॉर्म नंबर याद रखना बस, और टर्म याद रखना, डेपो ट्रांसफर इशू एंड डेपो ट्रांसफर रिसीट। डेपो ट्रांसफर के लिए इशू सपोज करेगा मुंबई वाला करेगा, ठीक है। रिसीट कौन करेगा? रिसीट उसको कौन करेगा? साबरमती करेगा। तो वहां पर डेपो ट्रांसफर इशू बनेगा और यहाँ पर डेपो ट्रांसफर रिसीट बनेगा, ठीक है। अब बात होती है स्टॉक वेरिफिकेशन। हम कितना रेलवे का, देखो कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई इसका ध्यान रखेगा भाई आपने कितना इशू किया, कितना नुकसान हो गया, कितना हुआ। तो हम क्या, इस स्टोर डिपार्टमेंट ने अकाउंट्स को ये पावर दे रखा है कि भाई हर किसी स्टॉक होल्डर के पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, वो जाके वेरीफाई करे टाइम टू टाइम। अब कई बार उसको सपोज कुछ आइटम्स होते हैं जिसको हर 6 महीने पर आपको वेरीफाई करवाना होता है। कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 1 साल में, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 2 साल में, और कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जो 3 साल में एक बार वेरिफिकेशन होना जरूरी है, ठीक है। द स्टॉक वेरीफायर शुड प्रिपेयर अ ट्रिप्लिकेट। तो जो स्टॉक वेरीफायर होते हैं, जो अकाउंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो आपके यहाँ आते हैं आपके स्टॉक को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है, वो एक 3 फॉइल में एक फॉर्म बनाते हैं, ठीक है। उसका उस फॉर्म का नाम ही स्टॉक शीट होता है, ठीक है। और उसका फॉर्म नंबर होता है 1260, S1260, ठीक है। उसमें क्या क्या होता है वो मेरे पास फॉर्म नहीं है, तो आप देख लेना। उसमें क्या होता है कि आपका बुक बैलेंस लिखा जाता है कि आपके बुक टैली बुक पर कितना क्वांटिटी लिखा हुआ है, ग्राउंड बैलेंस लिखा जाता है, और अगर दोनों में डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कितना हुआ वो लिखा जाता है, उसकी वैल्यू कितनी है वो लिखा जाता है, ठीक है। और डिफरेंस 0 है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो वो सिंपल वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, कि हाँ आपके यहाँ आपकी टैली बुक पर जो आइटम है, जितनी संख्या है वही मौजूद है इसके आपके ग्राउंड पर, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सच, ठीक है। द स्टॉक शीट शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डेट in the field book, okay. The stock sheet so prepared will contain only the ground balance. A stock verification report has to prepared in time to posting of price. अच्छा, और उसके बाद क्या होता है कि ये जो आपने सपोज स्टॉक वेरीफाई कराया, तो उसकी स्टॉक अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वहीं पर वो आपका एक तरह से आपके ऑफिसर को भेज देंगे, ठीक है। और ऑफिसर फिर उसके हिसाब से, इसमें कई बार चार्जशीट आ जाता है, और डिफरेंस अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको शेड्यूल है, आपने वेरिफिकेशन करा के आपने शीट उसको फाइल कर लिया, उसमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हाँ, जैसे ए कैटेगरी आइटम है,
ए कैटेगरी आइटम को आपको हर 6 महीने में एक बार वेरीफाई कराना, ये ध्यान रखना, फ्रीक्वेंसी याद रखनी। बी कैटेगरी आइटम है तो उसको 1 साल में एक बार, ठीक है। और अगर सी कैटेगरी आइटम है तो आपको 2 साल में एक बार वेरीफाई कराना है। और अगर आपके पास सपोज मशीनरीज हैं, आप मान लो कोई शॉप में काम करते हैं, शॉप का मतलब इंजीनियर वर्कशॉप है या सिग्नल्स का वर्कशॉप है, तो उनका जो फ्लोर है, फ्लोर पर कितना आइटम पड़ा हुआ है, उनके टैली बुक में कितना आइटम है, कितने उन्होंने वो आइटम बना दिए, कितने जॉब फिनिश कर दिए, तो वहां पर वो फ्लोर का इंस्पेक्शन जो होता है वो 3 साल का होता है। 3 साल में एक बार आपको वहां पर वेरिफिकेशन कराना होता है। तो बेसिक ध्यान रखना कि अकाउंट डिपार्टमेंट का बहुत रोल है। किसी तरह की कोई आपके स्टोर में डिस्क्रिपेंसी नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो उसको टाइमली वेरिफिकेशन करा के उसका जो भी जस्टिफिकेशन है उसको आपको क्लियर करके करके देना है। अदरवाइज आपका ट्रांसफर होगा, सामने वाला जो है वो चार्ज नहीं लेगा, उस स्टोर का चार्ज आपसे नहीं लेगा और वो फिर एक वीआर बनी रहेगी। और मतलब कहते हैं कई बार तो ऐसे रेलवे में बोलते हैं कि आपके रिटायरमेंट तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जितना जल्दी हो सके ये सब चीजें क्लियर करा लेने का है। अब इंस्ट्रक्शन है फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक शीट एंड स्टॉक वेरिफिकेशन रिपोर्ट। इसके कुछ आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं और नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो अकाउंट्स वाले ही आपको मोस्टली गाइड कर देंगे, ठीक है। फिर भी एक रीडिंग के लिए रेलवे बोर्ड की अलग अलग समय पर जो गाइडलाइंस आई हैं उसको यहाँ पर मैंने इसमें कंपाइल किया हुआ है, ठीक है। कैसे वर्क करना है, कैसे बनाना है, ये कोई बहुत बड़ा एस्पेक्ट नहीं है, इसको अपने रख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट जब आपका सब कुछ यूज हो गया, मटेरियल यूज हो गया, तो मटेरियल आफ्टर यूज क्या बन जाता है, स्क्रैप बन जाता है, ठीक है। तो स्क्रैप में स्क्रैप कैन बी डिफाइंड एज द मटेरियल। स्क्रैप क्या होता है, एज द मटेरियल विच इज नो लॉन्गर यूजफुल टू द रेलवेज। अब वो रेलवे की यूज में नहीं, नो लॉन्गर यूजफुल टू द रेलवेज फॉर द पर्पज ऑफ विच इट हैज बीन ओरिजिनली परचेज्ड और ऑब्टेन्ड। जिस पर्पज के लिए ओरिजिनली इसको खरीदा गया था उस पर्पज के लिए अब ये यूज फर्दर नहीं किया जाता। सपोज एक बियरिंग है, अब वो बियरिंग रेलवे में यूज हो गई है, उसका शेड्यूल खत्म हो गया, भाई रेलवे में रूल है कि भाई आप इस बियरिंग को मान लो 6 महीने के लिए यूज करोगे, उसके बाद आप इसको, भले वो टूटे फूटे नहीं, आपको उसको रिप्लेस कर देना है, भाई कहीं पर एक्सीडेंट ना हो जाए। तो 6 महीने बाद आप बियरिंग को क्या करते हो, स्क्रैप कर, मतलब उसको आप निकाल के नई बियरिंग लगा देते हो। अब जो वो बियरिंग है, कौन सी बियरिंग निकाल लिया आपने, अब क्या करोगे उसका, अब रेलवे की जो प्राइमरी वर्क था उसमें तो यूज हो नहीं सकता, तो तब वो क्या बन जाता है, स्क्रैप बन जाता है। अब उसको आपको स्क्रैप करना है। स्क्रैप ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अराइजिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड द रिपेयरिंग प्रोसेस। कई बार क्या होता है कि आप मान लो व्हील है, व्हील है या कोई जॉब बना रहे हो तो उसमें कई बार मटेरियल को छिलना पड़ता है। इवन आपको पता होगा वर्कशॉप में जो व्हील आती है, व्हील व्हील को लेथ पर लेके उसकी टर्निंग की जाती है, छिलते हैं तो बहुत सारा टर्निंग एंड बोरिंग निकलता है रेलवे का। या कई बार आपने कोई सपोज एक पर्टिकुलर लेंथ का एंगल है, उसको आप उसमें से आपको 2 मीटर काटना है, तो वो जो या 2.5, तो जो बचा हुआ पोर्शन है अब वो कहीं यूज होगा नहीं, तो आपको उसको भी, ठीक है, स्क्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब स्क्रैप करने के लिए क्या है, हाँ, उसके लिए एक फॉर्म होता है जिसका नाम है 1539। याद रखना, स्क्रैप करने के लिए एक फॉर्म होता है जिसका नाम है S1539, S1539, ठीक है। बिफोर सेंडिंग मटेरियल अदर देन वेस्ट मटेरियल दे हैव टू फर्स्ट डिक्लेयर अनसर्विसेबल। आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये मटेरियल अब नो लॉन्गर यूज, रेलवे की यूज में नहीं है, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, डीएसेट कर पाओगे, डीएसेट उसका बना सकते हैं, ठीक है। पहले डिक्लेयर कराना पड़ेगा, ऐसा नहीं आप नया मटेरियल ही, ठीक है। तो उसके लिए कौन है, उसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज होती हैं, जैसे ऑफिसर लेवल से आपको करके भाई कि ये मटेरियल अब रेलवे के प्राइमरी यूज में नहीं है, इसको हम डीएसेट करना चाहते हैं, तो उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो अप्रूवल जनरली अलग पेज पर नहीं लेना पड़ता है, इसी 1539 पेज पर आप उसका लिस्टिंग कर दोगे, क्वांटिटी वगैरह लिख दोगे और इसी फॉर्म पर आपके जो एसएससी हैं वो साइन करेंगे, काउंटर साइन होगा ऑफिसर का, तो ये मान लिया जाता है कि ऑफिसर का यहाँ पर कॉम्पिटेंट, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं उनका अप्रूवल मिल चुका है। और उसके बाद आप इसको अब ये बनता कैसे है,
ऑल, नीचे वाला फर्स्ट बुलेट पढ़ रहा हूँ, ऑल स्क्रैप अनसर्विसेबल मटेरियल्स आर सेंट बाय डिफरेंट वर्कशॉप्स एंड वेरियस सबऑर्डिनेट्स इन फील्ड अलॉन्ग विद एडवाइस नोट फॉर रिटर्न स्टोरेज। फॉर्म नंबर है S1539। अच्छा ये कितने फॉइल में बनती? 6 फॉइल में कॉपी आती है। अच्छा ये नंबर होता है प्रॉपर, इसका प्रिंटेड नंबर होता है, स्टोर इसको मेंटेन करता है, प्रिंटेड नंबर, ठीक है। 6 फॉइल में ये आपकी एडवाइस नोट बनती है, ठीक है, कार्बन कॉपी के साथ। अब 6 कॉपीज का अलग अलग होता है, आपको 1-2 कॉपीज मिलती हैं, एक अकाउंट्स में जाता है, 1-2 कॉपी स्टोर रखता है, तो इस तरह से टोटल 6 कॉपी है, 6 फॉइल में बनता है। स्क्रैप मटेरियल आर डायरेक्टली रिसीव्ड इन स्क्रैप यार्ड। रेलवेज ने प्रोविजन कर रखा है, अलग अलग जगहों पर स्क्रैप यार्ड बना रखे हैं, ठीक है, वेयर दे आर वेटेड, उनका वहां पर पेमेंट होता है, मेजर होता है, काउंटिंग होती है, एंड देन सेग्रीगेट, और उसको फिर अलग अलग किया जाता है। इफ ट्विन यार्ड सिस्टम, अब ये तो चीजें हैं, वो मटेरियल फिर आपसे, आपका बस पर्पस इतना है कि आप जब आप आइडेंटिफाई कर लो कि भाई ये मटेरियल हमारे यूज में नहीं है, तो आप उसका एक इस फॉर्म पर 1539 पर उसका डीएसएट बना दो, अप्रूवल ले लो, और उतनी क्वांटिटी आप स्क्रैप में जमा करा के आओ, छोड़ के आओ। ध्यान रखना इसमें फॉर्म में बहुत यूनिट्स वगैरह का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बस इतना काम रहेगा। अब आपका ये लास्ट टॉपिक है टैली बुक, ठीक है। टैली बुक कैसे मेंटेन होता है? ईच स्टॉक होल्डर शुड वेरीफाई हिज स्टॉक वंस इन 6 मंथ, ठीक है, ये ध्यान रखना। जितने भी स्टॉक होल्डर हैं उनको अपने आइटम को वेरीफाई कराना होता है इन 6 मंथ्स। तो मतलब लोएस्ट फ्रीक्वेंसी जो 6 मंथ की है उसमें आपको एक बार वेरीफाई कराना है, ठीक है। हो सकता है 1-2 आइटम एक कैटेगरी का हो, ठीक है। ही मे डू सो बाय वेरीफाइंग सर्टेन आइटम्स एवरी मंथ। अब ऐसा सर मान लो आपको कुछ आइटम आप हर महीने कराते रहो, तो क्या होगा, ऑल ऑफ सडन मान लो आपके पास 200 आइटम है, तो 200 आइटम का ऑल ऑफ सडन कोई प्रेशर नहीं आएगा, आप 5-5, 7-7 आइटम हर महीने शेड्यूल बना के उसको कराते ही रहो, ठीक है। He may do so by verifying certain items every month, provided the whole stock is verified in course of 6 months. इस तरह से आपको शेड्यूल करना है कि 6 महीने में सब कुछ वेरीफाई हो जाए, ठीक है। प्रायर टू अप्रैल एंड अक्टूबर एवरी ईयर। अच्छा एक ध्यान रखना, ये सब पुरानी थोड़ी पुरानी गाइडलाइन है, अभी फॉलो होती है। अप्रैल महीने से पहले वेरिफिकेशन करा लेना है, और दूसरा अक्टूबर महीने से पहले करा लेना, ठीक है, ओके। The date of verification should be entered in the relevant page, और जो डेट ऑफ वेरिफिकेशन है वो भी आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, फ्रीक्वेंसी पता चले कि भाई आपने इस आइटम को किस तरह से कितनी फ्रीक्वेंटली कराया है, ठीक है। तो टैली बुक तो आप सब जानते हैं, टैली बुक आपके पास होती है, टैली बुक मेंटेन करना भी आपको आता है, ठीक है। उसमें सारी एंट्रीज जो होती हैं वो आपको करनी है, ठीक है। ये भी कुछ खास नहीं है। अब तो खासकर अब आप समझ लो स्टोर काफी मॉडर्नाइज हो गया है, आपको चीजें जो हैं वो डे टू डे बेसिस पर आपको यूडीएम पर देखने को मिलेंगी। बस शर्त एक ही है कि आपका जो ग्राउंड बैलेंस है वो आपके कंप्यूटर के बैलेंस से मैच करता हो, ठीक है। और टैली बुक का जो वेरिफिकेशन है वो आपके स्टॉक वेरीफायर्स ही आके करेंगे, ठीक है, अकाउंट डिपार्टमेंट के लोग, ठीक है। तो विद दिस काफी कुछ आपने स्टोर के बारे में मैंने एक ही दिन में कंक्लूड करने की कोशिश किया है, और अभी बहुत सारा शुरू का पोर्शन मैंने स्किप किया है, तो खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ज़्यादा डीप पे जाने के लिए है, ठीक है, तो उसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है। तो विद दिस, अच्छा ठीक है, बाकी तो हायर लेवल की चीज़ें उसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके बाय।